जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य। दोस्तों यह जो आपका टॉपिक है 11th क्लास हिस्ट्री का 3rd चैप्टर है। दोस्तों इससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वीडियो बना रखी है। इस चैप्टर को दोस्तों हम एक कहानी की तरह समझेंगे, वीडियो लंबी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा वह मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपने टॉपिक को समझते हैं। देखो दोस्तों, किसी भी चीज़ को समझने से पहले हम ये समझ जाएं कि उस चैप्टर का मतलब क्या है या उस टॉपिक का मतलब क्या है, तो चैप्टर को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों हमारे चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य। तो देखो दोस्तों, वो साम्राज्य जो 3 महाद्वीप में फैला हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो महाद्वीप होता क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, ये हमारे महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अब ये सारे महाद्वीप हैं और जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। अब मैं आपको वो 3 महाद्वीप दिखा देता हूँ दोस्तों वो 3 महाद्वीप है आपके अफ्रीका, एशिया और यूरोप। और मैं जिसकी बात कर रहा था वो है रोमन एम्पायर, जिसको बोलते हैं रोमन साम्राज्य। तो दोस्तों आपको अपने चैप्टर का मतलब समझ में आया कि नहीं? आज जो दोस्तों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं ऐसा साम्राज्य जो 3 महाद्वीप में फैला हुआ था। तो उसका नाम क्या था दोस्तों? रोमन साम्राज्य, जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने चैप्टर का मतलब क्लियर हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, आपको पता है हमारा भारत ब्रिटेन का गुलाम रहा था, चाइना ब्रिटेन का गुलाम रहा था। उसके बाद में दोस्तों जो आपका श्रीलंका है वो ब्रिटेन का गुलाम रहा था। इसी तरीके से अफ्रीका गुलाम रहा था और अफ्रीका के कई देश गुलाम रहे थे। और आपको जान के हैरानी होगी कि 110 से ज़्यादा देश ब्रिटेन के गुलाम थे, वो ब्रिटेन के देश थे। तो जैसे दोस्तों ब्रिटेन एक साम्राज्य था जिसके बहुत सारे देश थे, उसी प्रकार से रोमन एक साम्राज्य था जिसके 20 से ज़्यादा देश उसके अंदर आते थे और वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो आपको ये समझ में आ गया दोस्तों कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं रोमन साम्राज्य। तो मैंने आपको बता दिया, अब हम इसे देखेंगे कहानी की तरह कि रोमन साम्राज्य कैसे बना, रोमन साम्राज्य किस किस समय में क्या क्या हुआ, राजाओं ने वहाँ पर क्या क्या किया और क्या क्या चीज़ें हुई। तो देखो दोस्तों, इतिहास की जो आपकी बुक है, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि फर्स्ट चैप्टर आपका किसके ऊपर था कि इंसान कैसे बना। दूसरा चैप्टर आपको क्या लिखा हुआ था कि इंसान ने लिखना कैसे सीखा। अब दोस्तों इंसान ने साम्राज्य कैसे बनाया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। तो देखो दोस्तों, रोम साम्राज्य जो था वो बहुत लंबे समय में चला, तो उसे 2 भागों में बांट दिया। एक भाग बांट दिया परवर्ती काल और एक बांट दिया कि परावर्ती काल। ठीक है दोस्तों, एक बार जब परवर्ती काल मतलब ऐसा टाइम जो 300 मतलब कि 300 से पहले का समय था, और दूसरा जो बांट दिया वो 400 से 400 के बाद के समय को। ठीक है दोस्तों, तो 2 टाइम में हम रोमन साम्राज्य को समझेंगे, एक जो 300 से पहले बना और 300 खत्म होने के 400 के बाद बना। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर है कि 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य जो आपका चैप्टर वो कह रहा है। तो देखो दोस्तों, आपका चैप्टर यही बता रहा है कि एक रोमन साम्राज्य है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसे 2 समय में बांट दिया गया है। एक पूर्ववर्ती जिसके अंदर 1 से लेकर 300 तक का समय पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से राजा थे, क्या क्या लड़ाइयाँ हुई, क्या क्या हुआ, कौन से सिक्के आए, कैसे वो राज्य चलते थे। और दूसरा पढ़ेंगे 300 के बाद के समय का। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बिल्कुल आपका क्लियर है। अब दोस्तों बताता हूँ इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, हम एक चीज़ क्रोनोलॉजिकली समझते हैं, लाइन से समझते हैं सॉरी। मेसोपोटामिया दोस्तों आपको पता ही है, मेसोपोटामिया में क्या हुआ था कि असीरियाइयों ने वहाँ पर जगह रख रखी थी। अब असीरियाई जो थे वो उनके ऊपर ईरानियों ने अटैक कर दिया और ईरानियों ने मेसोपोटामिया को ले लिया। अब वहीं से जब उन्होंने यूनान पे गए, देखो दोस्तों ईरान वालों ने क्या किया, असीरिया वालों को हटा दिया। कहाँ से? मेसोपोटामिया से। अब मेसोपोटामिया से ईरानी चले गए, लेकिन उन ईरानियों ने ना उस जगह को
डेवलप कर दिया, उस जगह पे बहुत अच्छे अच्छे साधन बना दिए, आने जाने के रास्ते बना दिए, जिससे कि तीनों महाद्वीपों में जाना आसान हो गया। तो आपने पढ़ा होगा कि 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य, तो तीनों महाद्वीप में आना जाना आसान किसने बनाया? जिन्होंने ईरानियों ने क्या किया था पिछले चैप्टर में, असीरिया ने उनके जगह पर मेसोपोटामिया पे कब्जा कर रखा था। उन्होंने असीरियाइयों को निकाला और ईरानियों ने मेसोपोटामिया को ले लिया। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब उन ईरानियों ने इन तीनों महाद्वीप में आने जाने के रास्ते आसान कर दिए। ठीक है दोस्तों। अब वहाँ पे एक छोटा सा देश जिसका नाम है यूनान, आज के टाइम में उसे बोलते हैं ग्रीस। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रीस, या इसे हम बोलते हैं हिंदी में ग्रीक। तो दोस्तों यूनान से एक बंदा आया जिसका नाम था सिकंदर, और आपको पता होगा कि सिकंदर जो था उसके जैसा आज तक कोई राजा नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, वो भी बताता हूँ। सिकंदर ने दोस्तों क्या किया, उसने उसी समय में अकेले बंदे ने 3 महाद्वीपों में अपनी सेना के साथ कब्जा कर लिया और भारत की व्यास नदी तक पहुंच गया। ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब आप यहाँ पर ये समझिए कि पहला बंदा जो सिकंदर था उसी ने रोमन साम्राज्य की कहीं ना कहीं स्थापना कर दी, और उसके आने के बाद उसी साम्राज्य को लोग आगे खींचते रहे और कई तरह तरह के राजा आए जिनके बारे में हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में अब तक क्या क्या आया, तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ इस चैप्टर में जो हम समझने वाले हैं। सबसे पहली बात, मेसोपोटामिया दूसरा चैप्टर था। मेसोपोटामिया में असीरियाई थे, असीरियाइयों को ईरानियों ने हटाया और ईरानियों ने उस तीनों जगह को आसपास को डेवलप कर दिया, आने जाने के रास्ते बना दिए। ऐसे टाइम में एक यूनानी जिसे हम कहते हैं वो आता है वहाँ पर, और वह इन तीनों जगह पर, मैंने भारत के इधर तक पहुँच गया था वो व्यास नदी तक, और उसने पूरे इन जगहों को अपने कहीं ना कहीं जीत लिया और एक रोमन साम्राज्य बना दिया, जैसे बोले कि रोम साम्राज्य। अब जैसे ही रोम साम्राज्य दोस्तों यहाँ से बना, उसके बाद उसे अलग अलग राजा अलग अलग समय में अलग अलग तरीक़ों से चलाते रहे। उन्हीं चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उन्हीं चीज़ों को आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये एक छोटी सी, बहुत छोटी सी कहानी है जिसे हम पढ़कर समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक की जो चीज़ है ये मेन है, ताकि आपका दिमाग बन गया। तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, कि मैं यहाँ पर समझाना क्या चाह रहा था। तो देखो दोस्तों, अब मैं एक बार लास्ट टू लास्ट समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेन चीज़ समझ गए, चैप्टर आसान है, कुछ नहीं है फिर चैप्टर में। देखो दोस्तों, 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य। मेसोपोटामिया में हमने पिछले चैप्टर में ख़त्म किया था कि मेसोपोटामिया में असीरियाइयों ने कब्जा किया था। असीरियाइयों से किसने छुटाया? ईरानियों ने उस जगह को डेवलप कर दिया। वहाँ पर एक यूनान का बंदा आता है जिसका नाम है सिकंदर, और उसके साथ एक उपाधि लगती है अलेक्जेंडर। वो मैं आपको अगले चैप्टर में अंदर बताऊँगा क्यों लगती है उपाधि। अब सिकंदर ने यहाँ पर क्या किया कि उसने तीनों महाद्वीपों में अपनी जगह बनाई, और उसने जब जगह बनाई तो उसके मरने के बाद फिर चीज़ें डेवलप हुई, और कहीं ना कहीं ये रोम साम्राज्य 1500 तक चलता रहा। बीच में अलग अलग यहाँ पर टुकड़े आए, अलग अलग धर्म आए, अलग अलग चीज़ें हुई, अलग अलग सिक्के आए, अलग अलग प्रथाएं चली, और ये कितना मजबूत था, यहाँ पर क्या क्या होता था, कौन कौन सी डेवलप की चीज़ें थी, कौन कौन सी खदानें थी, हर एक चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो प्लीज़ 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 इट्स माई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा कि आपको यहाँ तक हर एक चीज़ क्लियर हुई कि नहीं। अब दोस्तों हम एग्ज़ाम और नोट्स की तरह पढ़ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने आपको मेसोपोटामिया विश्व का पहला शहर था। तो आपको पता ही है कि मेसोपोटामिया एक शहर था जहाँ पर लोग आते थे, लेन देन करते थे, सामान खरीदते थे, लिखने पढ़ने की जगह यहाँ पर बनी। और मेसोपोटामिया कब बना था? 6000 से 4000 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों। और यहाँ के सबूत कौन से मिलते हैं? पट्टिकाओं, जो यहाँ पर लिखे होते थे, जिसमें उन्होंने लिख लिख के हिसाब रखा हुआ था, जिसे सरकंडे से लिखते थे, आपने पढ़ा भी होगा। तो वो 3000 वर्ष पूर्व था। ठीक है दोस्तों। तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, फ़ायदा होगा दोस्तों से सेकंड चैप्टर को पढ़ने से। तो मेसोपोटामिया का जो ये जगह थी, उसमें क्या हुआ कि मेसोपोटामिया एक पहला शहर था। अब मैंने आपको बताया कि मेसोपोटामिया के साथ साथ, ठीक है दोस्तों, मतलब मेसोपोटामिया जब 4000 से 6000 का समय था, उसी टाइम में मेसोपोटामिया तो कौन सी जगह थी? जो इराक और दजला की, ये देखो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मैप, फिर आप समझ जाएंगे। देखो दोस्तों, ये रहा मेसोपोटामिया, और जब ये डेवलप हो रहा था ना, तो ये सब जो जगहें हैं, ये सब जगहें और इससे आगे की जगह वो भी डेवलप हो रही थी। जब ये 4000 में बन रहा था और 6000 तक में जब पूरा मेसोपोटामिया बना था, इस समय ये नहीं कि यहीं तक रहा था,
ये सारी जगह भी डेवलप हुई थी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप देखिए दिल्ली का जो पास का इलाका है, दिल्ली के पास का इलाका कौन सा है, नोएडा है, गुड़गांव है, या आप गुजरात में रहते हैं तो आपके जहाँ भी रहते हैं उस राज्य में जो सबसे बढ़िया जगह है उसके आसपास की जगह भी डेवलप होती है। तो इसमें भी यही हुआ दोस्तों, मेसोपोटामिया बना तो उसके साथ साथ इसके आसपास के जो बंदरगाह थे, सॉरी जो इसके महाद्वीप थे, वो भी अपने आप आगे आगे डेवलप हुए दोस्तों। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि भाई शहरीकरण जो था मेसोपोटामिया के साथ साथ 2000 वर्षों तक आसपास भी बनता रहा। अब यहाँ पर वही बात, 6ठी शताब्दी में ईरानियों ने असीरियाई के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। स्थल मार्गों के साथ साथ भूमध्य तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक संबंध बनाए। इस विकास से यूनान को काफ़ी मदद पहुंची और यूनान को लाभ भी हुआ। तो देखो दोस्तों, यहाँ से फ़ायदा हुआ, जब ईरानियों ने अपने असीरियाइयों को भगाया तो उन्होंने आसपास की जगह को डेवलप किया, और उस डेवलपमेंट से किसको फ़ायदा हुआ, यूनान को। यूनान बिंदु सा राज्य है, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, गूगल पे जाकर देख लीजिएगा, चाहे कुछ भी ग्रीस यूनान डाल के देखिए आप, वहाँ पर आपको दिख जाएगा वो इतना सा ही है इनके पास में। अब यूनान को जब लाभ हुआ तो यूनान के एथेंस और स्पार्टा नगर से राज्य जीवन, देखो दोस्तों, यूनान के 2 राज्य थे, 2 नगर थे, वहाँ से एक राजा आया, ठीक है दोस्तों, जिसका नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सर्व्ड एज किंग ऑफ मैसेडोनिया 336 to 323 BC. During this time leadership, he united Greece, re-established the Corinthian League and conquered the Persian Empire. देखो दोस्तों, उसने पर्शिया को जीता और कहीं ना कहीं उसने पूरे के पूरे एक एम्पायर को खड़ा किया। अब दोस्तों, ये जो था अपने पिता के राज्य में मिला था 356 BC में। इसके पिता के बाद इसने इस राज्य को, मतलब कि इसके पिता राजा थे, फिर ये राजा बना 20 साल की उम्र में, और इसे सिकंदर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सिकंदर। और इसके नाम के आगे एक चीज़ जो लगाते हैं उसका कहते हैं क्या कहते हैं, सॉरी, अलेक्जेंडर। क्या कहते हैं दोस्तों, अलेक्जेंडर। यहाँ तक आप कंफ्यूज तो नहीं हुए? मैं आपको देखो दोस्तों नॉर्मली बता रहा हूँ। ईरान के बाद असीरिया आए, ठीक है, सॉरी, असीरिया को हटा के ईरान आए और ईरानियों ने डेवलप की जगह। इससे फ़ायदा हुआ किसको, यूनान को। यूनान में एक राजा निकला, समझ लीजिए आप, जिसका नाम था सिकंदर। सिकंदर एक दिल्ली का भी राजा था दोस्तों, 1200-1100 के आसपास के समय का। उसको नहीं, सिकंदर की सबसे बड़ी खासियत है कि उसके साथ अलेक्जेंडर लगता है, याद रखना। और ये किसी नाम का नहीं है, और अलेक्जेंडर ये नहीं कि नाम है, ये एक उपाधि है, एक मतलब कि कहीं ना कहीं एक इज्जत है ये अलेक्जेंडर, ठीक है दोस्तों। अब अलेक्जेंडर का मतलब क्या होता है, अलेक्जेंडर का मतलब होता है डिफेंडर ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसका मतलब होता है कि मानवता को बचाने वाला। तो सब कहते थे सिकंदर वो है जो मानवता को बचाता है, और ये पर्शियन लैंग्वेज में था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको सिकंदर के बारे में पता चल गया दोस्तों। अब सिकंदर ने किया क्या, ये देख लीजिए। तो देखो दोस्तों, 356 का समय है, 336, 323 का समय है। इसी समय में यूनानी राज्य से अनेक सैन्य अभियान चलाए गए, और इस सैन्य अभियान के दौरान अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, ईरान और भारत में व्यास नदी के क्षेत्र को जीत लिया। समझ में आया दोस्तों कुछ? तो यहाँ पर वही बात हुई। अब जो था, ये जो चैप्टर का मतलब है यहाँ से शुरू हो गया कि एक बंदा आया जिसका नाम था सिकंदर, अलेक्जेंडर। उसने क्या किया, उसने इन तीनों राज्यों को धीरे धीरे करके जीत लिया, ठीक है दोस्तों। और उसने एक 3 महाद्वीप में फैले हुए साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब दोस्तों, सिकंदर कहाँ का था, सिकंदर था यूनान का। तो जिन जिन जगहों पर गया वहाँ पर यूनानीकरण हो गया, मतलब कि लोगों ने यूनानी चीज़ को अपनाना चालू कर दिया। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं हेलोनाइजेशन। याद रखना दोस्तों, ये एग्जाम में आया हुआ है 2 नंबर का क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको स्पेशली लिखा था। हेलोनाइजेशन का मतलब होता है यूनानी, मतलब जगह का यूनानीकरण कर देना। जैसे दोस्तों आप देखते होंगे, अंग्रेज हमारे देश भारत में आए थे तो उन्होंने पूरे देश का क्या कर दिया, अंग्रेजीकरण कर दिया। हम लोग क्लर्क की नौकरी अभी भी ढूंढते हैं, हम लोग जैसे वो बना कर गए वैसे ही रह गए। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये उन देशों में भी हुआ जहाँ उन्होंने राज्य किया, ठीक है दोस्तों। या फिर आप देखना, अगर आप 4 दोस्त हो, अगर आपके 4 दोस्त गुजराती हैं या बंगाली हैं, कुछ भी किसी भी धर्म की राज्य जाते के, तो आपको उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है या आप उनके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ते हो। तो वही चीज़ हुआ, जब सिकंदर आया तो उसने पूरी जगह का क्या कर दिया, उसने कुछ नहीं किया, उसने अपनी भाषा चीज़ों को फैलाया और वो यूनानीकरण हो गया। तो मतलब उन देशों में यूनानीकरण फैल गया। सिकंदर ने सैन्य अभियानों के दौरान
उत्तरी अफ्रीका, ये तो मैं दोस्तों बता दिया। इस जीत के कारण इस इलाके में यूनान का काफ़ी प्रभाव रहा और वहाँ के लोगों पर यूनानी भाषा व संस्कृति प्रभावित रही। सिर्फ 3 शताब्दियों तक ही उनकी मन में इज्जत हमेशा ही रही। देखो दोस्तों, जब तक सिकंदर रहा तब तक इन जगहों पर यूनानी भाषा रही, लेकिन जब सिकंदर चला गया तो यूनानी संस्कृति चली गई, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट सब करते थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों क्या क्या बात हो रही है। अब तक ये बात हो रही है कि सिकंदर आ चुका है, सिकंदर ने तीनों महाद्वीप में फैले हुए साम्राज्य की स्थापना कर दी है और अब वो मर गया है। उसके मरने के बाद उसकी जो भाषा थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन उसकी भाषा की इज्जत लोग अभी भी करते हैं। तो कहानी दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों सिकंदर की मृत्यु के बाद क्या हुआ? सिकंदर की मृत्यु के बाद साम्राज्य का विघटन हुआ। ठीक है दोस्तों, साम्राज्य का विघटन समझते हो दोस्तों कि जो उसने 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य बनाया था वो गिर चुका है, अब उठा नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से रोम का इतालवी समझते हो दोस्तों, इटली, छोटे किंतु सुसंगठित सैन्य बल ने दूसरी शताब्दी, अब देखो दोस्तों उसने जो जगह बनाई थी, किसने? रोमन साम्राज्य की। ठीक है दोस्तों, या फिर जैसे हम कहते हैं 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य जो बनाया था, इसी रोम साम्राज्य का 3 महाद्वीप में जो सिकंदर ने जगह बनाई उसमें एक रोम था। उसने क्या किया अपने आप को? उसने एक सुसंगठित सैन्य बल, मतलब छोटा सा रोम जो था, उसने इटली नगर जो है रोम के अंदर, उसने 200 ईस्वी में उत्तरी अफ्रीका पूर्वी मध्य सागर पर नियंत्रण कर लिया। जहाँ पर सिकंदर का कब्जा था उसी में से रोम के एक छोटे से इटली जो उसके अंदर आता था, उसने निकलकर अपनी सेना के साथ इन तीनों जगहों पर, किस किस पर? उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर पर अपना नियंत्रण कर लिया। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? रोम की बात अब शुरू हो रही है। यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, सिकंदर ने क्या किया है यहाँ पर? उसने तीनों महाद्वीप में फैला साम्राज्य बना दिया है। अब वहाँ से एक रोम जो है, जो इटली के इधर का है, उसने एक छोटा सा सेना लिया 200 ईस्वी में, उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर पर नियंत्रण कर लिया। रोम उस टाइम एक स्वतंत्र था, वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था फल फूल रही थी। रोम को समाज दास्ता बहुत फ़ायदे में था और सिकंदर के साम्राज्य का भाग रहा था। देखो दोस्तों, वो था सिकंदर का साम्राज्य ही, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिकंदर, ऐसा नहीं कह सकते कि रोम साम्राज्य अलग था, वो सिकंदर का पार्ट ही था। अब मैं दोस्तों आपको ये समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो दोस्तों भारत है, अब भारत ने किसी को गुलाम बना लिया। ठीक है दोस्तों, वैसे भारत की अच्छी आदत रही है कि आज तक किसी को गुलाम नहीं बनाया, क्योंकि हम हर किसी की इज्जत करते हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटे छोटे देश को भी पूरी इज्जत देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें से मान के चलो जिस राजा ने इन सभी पर कब्जा किया है, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ सब समझ जाओगे। ये राजा है, इसने इन सभी राज्यों पर कब्जा किया है। अब ये राजा चला गया, अब ये सारे राज्य उसके बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसे कोई ना कोई संभाल रहा है। इसी समय में एक ये राज्य निकलता है, ये है तो इसी का हिस्सा, और ये सेना लेकर इन सभी पर कब्जा करना धीरे धीरे शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं रोम इसका नाम था। ठीक है दोस्तों, और ये इटली के इधर था, याद रखना। तो यही बता रहा है यहाँ पर कि जो रोम है, जो इटली है, वो यहाँ से निकलता है और सिकंदर के समय का था, उसने वहाँ पर व्यापार तंत्र स्थापित किया, उसने वहाँ पर बिजनेस चालू किया और प्रथम शताब्दी ईस्वी के मध्य सैनिक नायक जूलियस सीजर की उच्च कुल में जन्म हुआ। रोम साम्राज्य ब्रिटेन, जर्मनी तक फैल गया और लैटिन भाषा रहने वाली यानी भाषा का ही प्रयोग यूनान की कद्र करते थे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आप चीज़ों को समझेंगे। जब सिकंदर था तो लोग यूनान की भाषा समझते थे। अब जब वहाँ से रोम निकला, रोम ने जब वहाँ पर अपना अपना बिजनेस स्थापित किया और उनका एक राजा आया, नायक जूलियस सीजर। ठीक है दोस्तों, नायक जूलियस सीजर, उसने क्या किया? अब यूरोप तक चीज़ को फैला दिया और यूरोप तक जब फैला तो लैटिन भाषा, कौन सी भाषा दोस्तों? लैटिन भाषा को मेन भाषा बना दिया। लेकिन लोगों ने यूनान की इज्जत करना अभी भी शुरू कर रखा था। अब देखो दोस्तों, ये जो समय था, ये सब समय था पूर्ववर्ती काल। क्या था दोस्तों? पूर्ववर्ती काल। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आया कि नहीं? अब मैं आपको एक बार फिर से चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन चीज़ें आपके समझ में आनी ज़रूरी है। कमेंट करके बताइएगा कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है, और हो सके तो मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर दूँगा, वहाँ पर आप इस चैप्टर के लिए डिस्कशन कर सकते हैं, फिर उस ग्रुप को डिलीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर फिर से समझते हैं धीरे धीरे से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जब मेसोपोटामिया बना उसके साथ ही वहाँ पर चीज़ें डेवलप हुई, वहाँ से उसका फ़ायदा यूनान ने उठाया। वहाँ से यूनान का जो
राजा। तो दोस्तों जो यूनान का था उसने वहाँ पर, जिसका नाम अलेक्जेंडर था, सिकंदर था, उसने बहुत बड़े इलाकों को जीतना शुरू कर दिया। उसने 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य बनाया और जब वह मर गया तो उसके बाद वहाँ पर एक रोम जो उसी का राज्य था, उसने कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके व्यापार द्वारा धीरे धीरे सभी चीज़ों को जोड़ दिया और उसका एक नायक जूलियस सीजर था, राजा था, जिसने उसे और आगे बढ़ाया और इसे यूरोप तक ले गया। यूरोप के होने के बाद जो यूनान का यहाँ पे इम्पैक्ट था, जो यूनान का एक असर था, वो थोड़ा कम हो गया और लैटिन भाषा जो वहाँ पर बढ़ गई। तो दोस्तों ये जो जगह थी, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि रोम को हम समझने के लिए 2 भागों में करेंगे, एक परवर्ती। तो परवर्ती काल यहाँ बीत चुका है, अब हम पढ़ेंगे परावर्ती, मतलब कि इस समय के बाद में 2 कालखंडों में बांटा था। अब 400 टाइम में क्या होता है कि वहाँ पर एक राजा आता है, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है दोस्तों। और इस बंदे ने क्या किया, ये बिशॉप था। बिशॉप समझते दोस्तों, जैसे कि हिंदुओं का ब्राह्मण, इस्लाम के मौलवी, उसी तरीके से क्रिश्चियन में एक बिशॉप जो होते हैं वो बहुत एक सम्मानजनक पद होता है या धार्मिक पद होता है। इन्होंने क्या किया, तो इस अपने धर्म को कहीं ना कहीं, उस टाइम में लोगों का धर्म नहीं था, लोगों का धर्म मतलब कि लोगों का धर्म ये था कि वो सभी को मानते थे, अपने सभी धर्मों को पूजा करते थे, वो किसी विशेष धर्म को नहीं मानते थे। अब इन्होंने क्या किया कि क्रिश्चियनिटी जो थी, जो ईसाई धर्म था, उसे ज़्यादा फैलाया और ईसाई बनाने पे जोर दिया। इसीलिए बोला गया कि ईसाईकरण, ठीक है दोस्तों। तो कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, ईसाईकरण करना चालू कर दिया। तो ये भी कई बार 2-3 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ईसाईकरण से क्या अर्थ है, किस राजा ने ईसाईकरण करना शुरू किया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया चीज़ें। अब हम पढ़ रहे परावर्ती काल। अब 400 ईस्वी में क्या हुआ कि रोम साम्राज्य काफ़ी बड़ा था, तो उसे पूर्व और पश्चिम 2 हिस्सों में बांट दिया, पूर्व और पश्चिम। पूर्व सही चल रहा था, पश्चिम में क्या हुआ दोस्तों, गोथ, विजिगोथ, वेंडोल, पश्चिम के सीमावर्ती क्षेत्र, ये जर्मन की जातियां थी, जर्मन की जनजातियां थी, जिन्होंने क्या किया कि रोम के हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया। वहाँ पर उनके सैनिकों में कहीं ना कहीं लड़ाई होने लग गई, बुड्ढों में लड़ाई कर दी हो गई, उनके उधर बहुत सारी दिक्कतें हो गई। और जो उनका रोम साम्राज्य बहुत बड़ा था, पूर्वी और पश्चिम 2 भागों में था, पश्चिम भाग टूट गया, ठीक है दोस्तों। और इन पश्चिम भाग के टूटते ही जिन्होंने तोड़ा था, उन्होंने अपने अपने राज्य स्थापित कर ली, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको फिर से एक बार डायग्राम दिखाता हूँ। ये राज्य जो सिकंदर ने बनाया था, इसमें से रोम उठा, उसने इस राज्य को तो लिया ही लिया और इसे बढ़ा दिया। अब परावर्ती काल चला, परावर्ती काल में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा साम्राज्य बढ़ गया था, तो उसने पूर्व और पश्चिम 2 राज्य बना दिए। पूर्व वाला ठीक ठाक रहा, पश्चिम में दोस्तों क्या हुआ, तो जो जिनके राज्य थे उधर कोई कोई जनजाति आके, जैसे जिन के नाम मैंने आपको बताए, गौथ, विजिगोथ, वेंडोल, जो जर्मनी से ज़्यादातर विशेषकर थे, इन्होंने इसको तोड़ तोड़ कर अपने अपने हिसाब से इस राज्यों को अपने अपने अंदर रख लिया। समझ में आया दोस्तों, बिल्कुल। अब यहाँ पर ये हो गया, किसमें ये सब किसमें हो रहा है, परावर्ती काल में। पूर्वी हिस्सों के अंदर जनजातियों ने अपने राज्य स्थापित किए, फिर धीरे धीरे पूर्वी हिस्सों में भी यही हुआ। और फिर उसके बाद दोस्तों अरब जो है, जिसटे अरब, वहाँ पर इन्होंने बड़े आक्रमण किए, रोम साम्राज्य को तोड़कर रख दिया। 900 ईस्वी तक, 4 से 7 तक जो था रोम साम्राज्य बना हुआ था। 1 से 3 तक दोस्तों कौन किसके अंदर था, रोम साम्राज्य परावर्ती काल। 4 से 7, 400 से 700 मतलब 100 से 300 पूर्ववर्ती काल, परावर्ती काल। 7वीं के बाद पूरा ख़त्म हो गया। यहाँ पर अरबों का ज़्यादा वो इम्प्रेशन हो गया। लेकिन फिर 900 ईस्वी में क्या होता है कि कुछ राज्यों ने मिलकर एक पवित्र रोम बनाया, ठीक है दोस्तों। रोम बड़ी पवित्र जगह धर्म के नाम से, तो इन्होंने बनाया और जुड़ाव दिखाया। तो इसी तरीके से जो रोम था लास्ट 15वीं ईस्वी तक रहा, ठीक है दोस्तों, 1500 ईस्वी तक। तो यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। और उसके बाद यहाँ पे फिर से लिखा अरब साम्राज्य कब्जा कर ले गया। फिर अब दोस्तों उसके बाद आगे की चीज़ें मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। यहाँ पर आपको लिखावट आपके नोट्स के रूप में आपको समझ में आया कि नहीं, प्लीज़ बताना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आया कि किस तरीके से रोम साम्राज्य कैसे कैसे चला, कैसे कैसे 15वीं शताब्दी तक ये पहुँच गया। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे लास्ट बात ये है कि यहाँ पर लास्ट में क्या होता है, जब पूर्वी पश्चिमी टूट जाता है, दोबारा 900 शताब्दी में, जो 900 ईस्वी में पवित्र रोम की स्थापना होती है। और रोम जो होता है फिर उसको कहीं ना कहीं
जुड़ाव दिखाया जाता है पुराने भगवानों से। और यहाँ पर बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद ने जब 700 ईस्वी में, जब वहाँ पे 615 ईस्वी के करीब जब वहाँ पर इस्लाम धर्म का उदय होना शुरू हो गया था, जब वहाँ पर कई सारे शासनों ने कहा था कि हम इस्लाम से जुड़े हुए हैं, ये सब चीज़ें, तब क्या हुआ दोस्तों, वहाँ पर ये चीज़ें बढ़ गई और चंगेज़ खान तक, वहाँ तक ये चीज़ें बनी रही और यही साम्राज्य फिर एशिया चीन तक बढ़ गया। और लास्ट में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आप यही देखेंगे कि यहाँ पर किसी का भी एक ऐसा कोई देश नहीं था जिसका जुड़ाव या दावा यहाँ पर रहा हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी संसाधन थे, काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी बढ़िया जगह थी, तो इसीलिए यहाँ पर हमेशा झगड़े होते रहे और एक साम्राज्य बना रहा। तो यहाँ पर आपको अब मैंने जो नॉलेज थी, जो आपके चैप्टर का पूरा बेस था, वो आपको बता दिया है। अगर आप इसे समझने में असमर्थ रहे हैं दोस्तों, तो पीछे वीडियो को रिवाइंड कीजिए, मुझसे कमेंट करके पूछे। अगर आप इसके बगैर आगे बढ़ेंगे तो सारा बेकार है। एक बार मैं अब हल्का सा बता दूँ, इसके बाद मैं फिर आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की तरफ बताऊँगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर सीधी सी बात, सिकंदर ने स्थापना की या राज्यों को, महाद्वीपों को जोड़ा, उसके बाद वहाँ से इटली, रोम से चीज़ें निकलती हैं और कई तरीके से राज्य बढ़ता है परवर्ती काल में। परवर्ती काल के बाद पुरावर्ती काल आता है। पुरावर्ती काल में पूर्व पश्चिम में 2 हिस्सों में बांटा जाता है और पूर्व पश्चिम में बांटने के बाद पूर्व हिस्सा ठीक रहता है, पश्चिम हिस्सा बढ़ जाता है। फिर उसके पूर्व पश्चिम दोनों में ही अपने अपने छोटे छोटे राज्य बन जाते हैं। फिर एक समय बाद वहाँ पर अरबों का कब्जा हो जाता है। अरबियों के आने के बाद वहाँ पर 9वीं शताब्दी में पवित्र रोम की स्थापना की जाती है। वो आपको अगले बहुत आगे जाके चैप्टर में समझाया जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों 15वीं शताब्दी तक रहता है, लेकिन ये किसी एक बंदे के कंट्रोल में नहीं रहा और ये इसी तरीके से चलता रहा। जैसे ब्रिटेन का था ना, कि ब्रिटेन के इंग्लैंड सरकार के कंट्रोल में पूरा साम्राज्य था, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सरकार नहीं थी इसके अंदर ये सारा कंट्रोल में हिस्सा रहे। ठीक है दोस्तों, अब हम जो पढ़ेंगे, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, अब हम अध्याय में ये पढ़ेंगे कि इनकी संस्कृति अलग अलग समय पर क्या थी, ये किस भगवान में विश्वास रखते थे, इनकी भाषाएं क्या थी, कौन कौन से राजा ने क्या क्या किया, उनके इधर लोग काम कैसे करते थे, कौन कौन से सैनिक वर्ग थे, सैनिक वर्ग कैसा था, क्या इनकी वेशभूषा थी, सबसे दुनिया का पहला सिक्का इधर आया था, कितने प्रकार के सिक्के लाए गए थे, किधर से ये सिक्के आते थे, कैसे बनते थे, क्या क्या चीज़ें होती थी, हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि रोम साम्राज्य काफ़ी विस्तारित था, बहुत फैला हुआ था। यूरोप, एशिया, अफ्रीका का अधिकांश भाग शामिल था। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको मैप में दिखाया हुआ है। रोम, ये दोस्तों रोम लिखा जाता है, यहाँ पे रोम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इसके लिए रोम कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में। तो देखो दोस्तों, रोम कैसे गठन हुआ, किन किन राजनीतिक शक्ति ने साम्राज्य का विस्तार किया, किन किन राज्य शक्ति, यहाँ पर कौन कौन सी शक्तियाँ आई। तो मैंने बताया ना, एक समय कभी यहाँ पर कौन आया, किसके अंदर था ये, चंगेज़ खान के, चंगेज़ खान, बहुत बड़ी गलती हो गई। ये रोम किसके अंदर था, पहले सबसे पहले सिकंदर के। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर अलग अलग डाइकोलियस, कई सारे ऐसे राजा आए। फिर उसके बाद अलग अलग राजा की अलग संस्कृति, अलग भाषा, अलग वैभव। स्त्रियों की यहाँ पे बहुत अलग स्थिति थी, जो मेन रूप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दास अलग तरीके से थे, तो ये सब चीज़ें। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज़ जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रोम साम्राज्य के बारे में किन चीज़ों से पता चलता है स्रोत। आज के टाइम में हम कैसे बोल सकते हैं कि रोम साम्राज्य में ये था, इतनी बड़ी कहानी सुना दी हमने, तो ये कहाँ से पता चला। तो देखो दोस्तों, ये पता चला 3 चीज़ों से। तो याद रखना, रोम साम्राज्य की 3 चीज़ों से पता चलता है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये बता देना, और 2 नंबर से ज़्यादा का पूछा जाए तो ये नीचे की चीज़ें बता देना। देखो दोस्तों, पाठ्य सामग्री, पहली चीज़ हमें किससे पता चलती है रोम साम्राज्य के बारे में, पाठ्य सामग्री। उस समय में व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास वर्ष वृतांत कहा जाता है। यह वृतांत प्रति वर्ष लिखे जाते थे, पत्र, व्याख्यान, पर्यावचन, कानून आदि। ठीक है दोस्तों, तो उस समय में उनकी एक पाठ्य सामग्री थी। ठीक है दोस्तों, पाठ्य सामग्री मतलब उनके पास जो किताबें मिली हैं, उन किताबों में लिखा गया था वर्ष वृतांत कि हर साल क्या होता है, उसे बोलते हैं एनल्स। ये कई बार एग्जाम में 1 नंबर में आता है कि एनल्स का क्या अर्थ है, तो आप बता देना कि उनके समय में लिखा गया वृतांत, जो हर साल जो घटना घटती थी। और इसके अंदर पत्र, जो राजा को पत्र गई या राजा ने जो पत्र लिखा, व्याख्यान, किसी चीज़ के बारे में बताया, प्रवचन, कोई बात राज्य को बताई, कानून,
कि स्त्रियों की क्या शक्ति है, पुरुष की क्या शक्ति है, राज्य के कानून क्या है। ये सब चीज़ों से हमने उनके इतिहास के बारे में पता लगाया कि उनका राज्य कैसा था, उनके उधर कैसे नौकरों को रखा जाता था, कैसे नौकरों के ऊपर दाग दिया जाता था किसी लोहे से ताकि उनके ऊपर निशान बना रहे। तो ये सब चीज़ें कहाँ से पता चली? उनके पाठ्य सामग्री से, उनकी किताबों से। जैसे आज हम क्या पढ़ रहे हैं, मान के चलो आज से 10,000 साल पहले के बंदे अगर हमारे में पता लगाएंगे कि उन्होंने इंटरनेट कैसे बनाया, तो उन्हें कुछ तो चीज़ें मिलेगी ना, जो समुद्र के नीचे से वायर जा रही है, जो हमारी एग्ज़ाम कई सारी चीज़ें, कंप्यूटर हैं, ये सब है, तो उनसे उन्हें पता चल जाएगा। तो उनको जैसे पता चलेगा इन सब चीज़ों से, तो हमें उनके बारे में किससे पता चलता है? पाठ्य सामग्री से। प्रलेख या दस्तावेज, यह दस्तावेज स्रोत रूप से उत्पन्न अभिलेख या पेपायरस पेड़ के पत्ते। अभिलेख दोस्तों वो होता है जो पत्थर के ऊपर ठोक ठोक कर लिखा जाता, खुदेड़ के लिखा जाता है, और वो दूसरी चीज़ से लिखते थे, पेपायरस पेड़ के पत्ते आदि व पांडुलिपि से। जैसे दोस्तों हमारे इधर एक पुराने शासन काल में, इतिहास में ही दिल्ली पंजाब की तरफ एक ऐसा पत्र व्यवहार हुआ था जिसमें ना कपड़े के ऊपर सिलाई करके लिखा जाता था। ठीक है दोस्तों, सेम उसी तरीके से वहाँ पर पेपायरस पेड़ है एक, उसके पत्ते पर लिखा जाता था, वो पत्ते मिल गए हमें। पत्थर की शिला जिसे अभिलेख कहते हैं, तो पत्थर का जो शिला है, एक चट्टान या टुकड़ा कहे, उस पर खोद खोद कर लिखे गए जिससे नष्ट नहीं हुए, और वो यूनानी और लैटिन भाषा में थे, जिससे हमें पता चलता है कि किस समय यूनान भाषा रही और उसके बाद कैसे लैटिन भाषा आई। पेपायरस एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे पर मिलता था, उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। हजारों की संख्या में संविदा पत्र मिले हैं, मतलब पत्र संवाद, संविदा पत्र मतलब ऐसे पत्र जिनमें एक दूसरे से बात हुई है। ठीक है, एक राज्य या दूसरे राज्य में बात हुई है। सरकारी दस्तावेज आज भी पेपायरस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं, और इस पात्र पर लिखे हुए पाए गए पेपरेलॉजिस्ट यानी पारस शास्त्री कहे जाने वाले विद्वानों द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो देखो दोस्तों, एग्जाम में अगर पूछे पेपायरस शास्त्री क्या होते हैं या पेपायरोलॉजिस्ट क्या होते हैं, तो आपको बताना है जो पेपायरस के पत्ते पर लिखी गई चीज़ों को पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर समझ में आ गया हमें इतिहास किस किस से उनका पता चलता है। एक तो उनकी पाठ्य सामग्री से, वर्ष वृत्तांत से, एनल से, और प्रलेख और दस्तावेज से। अब दोस्तों तीसरी चीज़ है बहुत ही विशेष, शामिल है पुरातत्वविदों को खुदाई और क्षेत्र सर्वेक्षण आदि के द्वारा खोज से प्राप्त हुई इमारतें, स्मारक, चट्टानें, सिक्के, पच्चीकारी का सामान, दृश्य। तो देखो दोस्तों, उनको कोई ऐसी पेंटिंग मिल गई, उनको ऐसी राजा महाराजा वाले एक उनको साम्राज्य मिल गया, जो मतलब महल मिल गया जो मिट्टी के नीचे दब गया है। उसके बाद दोस्तों अगर हमें उनके सिक्के मिल गए, हमें उनके सिक्कों पर बनी चीज़ें मिल गई, हमें पच्चीकारी रोज का सामान मिल गया, तो हम उनसे भी उनका इतिहास का पता लगा चुके हैं। तो हमें रोम साम्राज्य के बारे में तीन चीज़ों से पता लगता है: पाठ्य सामग्री, प्रलेख, दस्तावेज, भौतिक विशेष। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका क्लियर है? तो ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो अच्छे से लिखिएगा। अब दोस्तों 630 के दशक में अधिकांश यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में दो शक्तिशाली साम्राज्य थे, रोम और ईरान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये याद रखिए 630 तक तो रोम था, लेकिन रोम के आने के बाद ईरान एक ऐसा बन गया था जिससे ईरान और रोम के बीच में रोज 630 के आसपास झगड़े होने लगे, और ईरानियों ने रोम को हराया भी था, याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेकिन रोम एक नहीं था उस समय में, मतलब अलग अलग टुकड़ों में से हराया गया था। तो यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब हम समझते हैं रोम का आरंभिक काल, रोम कब शुरू हुआ, उस टाइम राजा कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया। तो देखो दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है ना दोस्तों, क्या क्या अभी हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे थे अभी सबसे पहले कि रोम साम्राज्य जो है उसका इतिहास कैसे पता लगता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि रोम जो साम्राज्य है उसका आरंभिक काल, बिल्कुल शुरू कैसा हुआ था। तो देखो दोस्तों, इसे लिखा हुआ है कि रोम साम्राज्य को समझने के लिए दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग के संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, तीसरी शताब्दी को पूर्ववर्ती साम्राज्य, और तीसरी शताब्दी की बाद की परवर्ती साम्राज्य। मतलब एक साम्राज्य जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के आने से पहले का था, जब ईसाईकरण करने की स्थिति नहीं आई थी, और एक उसके बाद का है जिसे अलग राज्य बोला जाता है। तो इन दोनों में थोड़ा फ़र्क था, ये सब चीज़ें आप जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको पता है हमारे भारत का जो इतिहास है उसे कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जानकारी के लिए, आप 12th में वैसे पढ़ेंगे 3 हिस्सों में: प्राचीन, मध्य, आधुनिक। प्राचीन में हम दोस्तों महाभारत हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया, इसको पढ़ते हैं। मध्य में दोस्तों हम सूफी परंपरा ये सब पढ़ते हैं, और बिल्कुल आधुनिक में थोड़ा मुगल काल
और इसके बाद अंग्रेजों का आना पड़ते हैं। तो जैसे हमारा इतिहास इतना बड़ा है तो हम इसे 3 पार्ट में पढ़ते हैं। तो रोम तो बहुत बड़ा साम्राज्य था और बहुत पुराना था, तो उसे हम 2 भागों में पढ़ते हैं। कौन कौन से भाग? पूर्ववर्ती, परावर्ती, परवर्ती। तो पुरावर्ती में 3वीं शताब्दी से पहले और उसके मुख्य भाग, पूर्ववर्ती में 3वीं शताब्दी और उसके आगे का भाग। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ क्लियर है आपको। रोम ईरान 2 महाशक्तियाँ। रोम पूर्वी तथा पश्चिम भाग में बटा हुआ था। अब दोस्तों ये बता रहा है कि ईरान के बारे में थोड़ा, कि 6वीं शताब्दी में रोम पूर्वी पश्चिम भाग में बटा हुआ था। रोमन साम्राज्य के क्षेत्र तथा संस्कृति मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक साथ से जुड़े हुए थे। रोम के पूर्वी भाग में उत्तर वर्ग यूनानी भाषा, पश्चिम भाग में लैटिन भाषा लिखने पढ़ने वाले थे। पूर्व हो चाहे पश्चिम, पर यह सभी सरकार की जनता थे। लेकिन उस समय ईरान में पार्थियाई तथा बाद में सासानी राजवंश ने शासन किया। जिनके ऊपर शासन हुआ वही ईरान के थे। ठीक है दोस्तों, अब ये सोच रहे हो कि आपने ये नई चीज़ मैंने क्या बताई। देखो दोस्तों, आपने ये तो पढ़ लिया कि रोम को परावर्ती और पूर्ववर्ती, लेकिन रोम खत्म हुआ कब था? रोम जब खत्म हो गया था जब वहाँ पर ईरान मजबूत होने लग गया था। और ईरान मजबूत कैसे हुआ था कि रोम ने अपने 2 भाग बांट दिए थे। जब परावर्ती काल में उसने 2 भागों में बांट दिया था, एक पूर्व और एक पश्चिम। और पूर्व में लैटिन, पश्चिम में आपकी यूनानी, पूर्व में यूनानी, पश्चिम में लैटिन भाषा थी। फिर धीरे धीरे वो सभी एक ही थे। ऐसा नहीं था पूर्व पश्चिम तो अलग अलग है, एक थे। लेकिन बाद में वहाँ पर एक ससानी राजवंश आए जो मेन रूप से ईरान की तरफ के थे, और उन्होंने इनको पूरे के तरीके कहीं ना कहीं उन्होंने इन सबको तोड़ कर रख दिया, रोम साम्राज्य को तोड़ दिया। अब दोस्तों हम रोम का पहला राजा पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आप उसको याद रखिएगा, पहले वही है जिन्होंने यहाँ पर रोम जब से बना है, जो हमने क्या नाम है, सिकंदर जो था वो पहला बंदा था जिन्होंने तीनों महाद्वीप बनाया। अब रोम साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो ये दोनों में कन्फ्यूज मत होना कि पहला राजा तो आप बता रहे थे कि सिकंदर है। सिकंदर वो है जिसने 3 महाद्वीप में फैले हुए साम्राज्य की स्थापना करी, और रोम साम्राज्य वो है जहाँ पे पहला राजा कहीं ना कहीं आया, और ये सब चीज़ें। अब देखो दोस्तों, रोमन साम्राज्य 27 ईसा पूर्व में प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने एक राज्य स्थापित किया, जिसे राजा ना मानकर एक प्रमुख नागरिक माना गया। लैटिन भाषा में प्रिंसेप कहते हैं। अब आप कहोगे ये क्या नई चीज़ है? देखो दोस्तों, मेन रूप से जो रोम साम्राज्य था, जब इतना आप देख लो, आप खुद ही देख लो कि रोम साम्राज्य के बारे में क्या बताया गया था कि वो बहुत मजबूत सेना के साथ आए थे। वो छोटे से थे और उन्होंने धीरे धीरे करके हिस्से को लेना चालू कर दिया था। तो जब सेना वहाँ पर बहुत बड़ा भाग है, और सेना जो है एक राजा की बात तो मानेगी नहीं, इतनी भारी सेना तो ये सोचेगी ना कि हम इतने मजबूत है, एक राजा की बात क्यों माने, इससे बढ़िया अपना शासन करते हैं। तो ऐसे टाइम में दोस्तों क्या था, रोम के अंदर एक व्यवस्था थी। सबसे ऊपर के जो लोग थे वो राजा था, उससे नीचे सेनेट था। सेनेट का मतलब होता है दोस्तों उस राज्य के अमीर लोग, ठीक है, जिसके अंदर 100, 150, 200 लोग थे। अब देखो दोस्तों, इनके पास ही पैसा है, यही सब कुछ चलाएंगे। और तीसरे जो थे इसमें सैनिक थे, और चौथे में दोस्तों को पता ही आम नागरिक हो गए, मध्यकाल नागरिक हो गए, मध्यकाल नागरिक नहीं, और जो अलग अलग चीज़ें हो गई, वो मतलब राज साम्राज्य हो गया। तो देखो दोस्तों, अगर राजा कहता तो ये नहीं राजा इनके ऊपर था, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा था, ये मेन रूप से राज्य में हिस्सा रखते थे, और राजा मेन चलाने वाला बंदा था। और इन सैनिक को ये लगता था कि भाई सेनेट की बात माननी, तो सेनेट को इज्जत दे। अगर राजा ये कहता कि मैं इस देश का मालिक हूँ, तो सेनेट को बुरा लगता कि देश को हम चला रहे। तो सेनेट को क्या इज्जत देने के लिए ये नहीं कहते थे कि राजा मैं एक राजा हूँ, वो कहते मैं इस देश का प्रमुख नागरिक हूँ, एक इंपॉर्टेंट बंदा हूँ, मेरे जैसा इंपॉर्टेंट बंदा नहीं है। तो हम राजा कहेंगे, लेकिन वो उस समय का एक नागरिक था, ठीक है, प्रमुख नागरिक था। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, कहीं मैं पूछा था 27 ईसा पूर्व में राजा ऑगस्टस एक प्रमुख नागरिक थे, जो प्रिंसेप जिन्हें कहा जाता था। नागरिक इसलिए कहा गया क्योंकि सेनेट बुरा ना मान जाए। तो दोस्तों सेनेट पता चल गया बुरा ना माने इसीलिए कहते थे, और सेनेट की गरिमा बनी रहे। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि राजा जो थे वो काफ़ी इज्जत देते थे सेनेट को, क्योंकि सेनेट मेन रूप से चलाती थी। इस प्रकार राज्य में राजा, सेनेट तथा सैनिक होते थे, परंतु सैनिक को सेनेट पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे विद्रोह करते थे। अब देखो दोस्तों, यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ दोबारा से चीज़ें। अब हमने क्या क्या पढ़ा अब तक कि भाई जो रोम जो है वो कहीं ना कहीं पहले राजा के अंदर है, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। रोम पहले राजा सम्राट ऑगस्टस के अंदर है,
और राजा जो है वो प्रमुख नागरिक है, राजा नहीं होता था। मेन रूप से कहीं ना कहीं पावर जो थी वो सेनेट के हाथ में थी। और सेनेट कौन थे? जिनके पास खूब पैसा था, खूब ज़मीन थी, और वो लोग चाहते थे, या फिर उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट थी और उनकी राजा भी रिस्पेक्ट करता था। लेकिन राजा को पसंद नहीं था कौन? सैनिक। क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि सैनिक जो है वो राजा या सेनेट कई बार विद्रोह कर देता था कि हम नहीं कर रहे। जैसे दोस्तों आपको बताता हूँ कि हमारे पड़ोसी देश अभी पाकिस्तान है। पाकिस्तान में दोस्तों क्या होता है कि वहाँ की जो सेना है, वहाँ की जो सेना है वो चाहती है, या फिर वो जो करती है उसे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हम चला रहे हैं, तो वो अपने तरीके से किसी भी देश के कोई भी कानून में अपना भाग या हिस्सा लेती है। सेम उसी तरीके से उस टाइम में सेना को लगता था राजा या जो सेनेट है ये तो बैठ के ऑर्डर पास कर रहे हैं, युद्ध हम लड़ते हैं, चीज़ें हम करते हैं। तो इसीलिए कई बार क्या करते थे, दो सैनिक बढ़ जाते थे, कई बार तो सैनिक राजा भी बन गए हैं, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, वहीं राजा, अब यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों कि जो सेनेट थे वो सेनेट जो थे वो सैनिक को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो विद्रोह करते थे। विद्रोह मतलब ये कहते थे कि भाई हम नहीं कर रहे, या फिर कई बार वो कहते थे कि हम युद्ध नहीं कर रहे, आप करो। अब दोस्तों सैनिक में एक और दिक्कत थी। दो शब्द मैंने लिखे, बलात् भर्ती, गृह युद्ध। बलात् भर्ती का मतलब होता है ज़बरदस्ती भर्ती करना। देखो दोस्तों क्या होता था कि जिस गांव में ना उस समय में रोम के अंदर, जो पहले जब ये सम्राट ऑगस्टस का समय था, तो उस गांव में अगर अच्छी खेती बाड़ी हो रही है तो सीधी सी बात है कि वहाँ के लोग अच्छा खा पी रहे होंगे, और जब वो लोग अच्छा खाएंगे तो उनका शरीर अच्छा बनेगा। तो वहाँ पर बलात् भर्ती कर देते थे कि भाई हर एक घर का बंदा आर्मी में जाएगा ही जाएगा, सेना में जाएगा ही जाएगा। और जब ऐसा बोल देते थे कि बलात् भर्ती है तो वहाँ के लोगों को पसंद नहीं था कि भाई हम क्यों जाए सेना में। और एक चीज़ होती थी गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब है जब सेना को लगता था कि भाई हम जो हैं, गृह युद्ध का मतलब क्या है कि भाई जो हम हैं हम ही सब कुछ कर रहे हैं, सेनेट और राजा तो कुछ करता ही नहीं, तो ऐसे टाइम में वो विद्रोह कर देते थे। ठीक है दोस्तों, फारस में सेना के साथ बड़ा गलत व्यवहार होता था। फारस एक हिस्सा था किसका? रोम का। वहाँ पे सेना का दुर्व्यवहार होता था। वो दुर्व्यवहार क्या था? उनकी बलात् भर्ती होती थी, ज़बरदस्ती भर्ती होती थी, हर एक घर के बंदे को जाना ही पड़ता था। परंतु रोम की सेना सुसंगठित थी। तो देश को दोस्तों ने बताया था, रोम एक जगह थी जो उसने धीरे धीरे करके सिकंदर की जगहों को लिया था, मैंने आपको बताया था। तो रोम की सेना बड़ी अच्छी थी। तो कई बार पूछते थे रोम की सेना के बारे में क्वेश्चन, तो आप बताना कि रोम की सेना बहुत संगठित थी, उसे बेहतर सुविधाएं दी जाती थी। अब वो सुविधाएं क्या है मैंने इसमें लिखा नहीं ताकि नोट्स बड़े ना हो जाए। तो देखो दोस्तों, रोम की सेना को आज की तरह उस टाइम के दिनायरस दिए जाते थे, मतलब पैसे दिए जाते थे। उनको 25 साल सेवा करनी होती थी, उसके बाद उन्हें खाली कर दिया जाता था, उसके उन्हें खाने पीने के लिए अच्छा सामान दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें बताई गई थी। यह पता चलता है कि रोम साम्राज्य में 3 वर्ग थे, राजा, सेनेट तथा सेना। ठीक है दोस्तों, ये पता चल गया कि शुरुआती रोम साम्राज्य में कितने वर्ग थे? राजा, सेनेट, सेना। सेना में फूट पड़ने के बाद गृह युद्ध हो जाता था। 59 ईस्वी में एक शासक सेना में आए थे, 4 शासक सेना से आए थे, मतलब कि गृह युद्ध हुआ। वहाँ पर थोड़े दिन के लिए कौन राजा बन गया? सैनिक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये भी आपको इसका याद रखना है, या इसे आप नहीं भी इतना मैटर करें, जैसे आपके नॉलेज के लिए कि 59 में 4 शासक सेना से आए थे। तो यहाँ पर आपको मैं दोबारा से हर एक चीज़ रिमाइंड करा रहा हूँ, दोबारा से चीज़ें बता रहा हूँ। सम्राट ऑगस्टस आए यहाँ पर, और वो प्रमुख नागरिक हैं। वहाँ पर एक सेनेट है। सेनेट के बाद सेनेट पसंद नहीं करते आर्मी को। ससान में क्या होता था कि वहाँ बलात् भर्ती होती थी, वो उन्हें पसंद नहीं था। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से सैनिक बलात् भर्ती, और मैंने गृह युद्ध के बारे में बताया। और गृह युद्ध हुए थे तो 59 में 4 जो राजा थे वो सेना से आए थे। अब दोस्तों हमें बताया गया है कि राजा की स्थिति पहली 2 शताब्दी, मतलब देखो दोस्तों ने बताया राजा कौन है, तो राजा जो था 2 शताब्दियों तक, मतलब कि 200 सालों तक राजा को कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब अच्छे से चलता, रोम साम्राज्य अच्छे से चलता रहा, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई, रोम साम्राज्य में राज्य फैलता रहा, राजा को भी कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आई थी। तो देखो दोस्तों यहाँ बताया गया है कि राजा का परे, राजा कौन था? राजा 2 शताब्दी ठीक था, गृह युद्ध नहीं हुआ था। पारिवारिक वंशक्रम, राजा का बेटा ही राजा बनता था, चाहे वो नैरसंगिक हो या ग्रहण किया हुआ। नैरसंगिक मतलब नाजायज़ हो, मतलब कि उनकी बीवी से नाम हो, किसी और से हुआ हो। और दूसरी बात दोस्तों, पुत्र बेटे को ही मिलता था राजा, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और उसके अलावा दोस्तों दत्तक पुत्र हो, जिसे लिया गया हो, या अपने भाई का बेटा हो, इसको भी मानते थे। और प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले ऑगस्टस, उनका अपना पुत्र नहीं था, तो उन्होंने भी गोद लिया था। तो जो ये राजा थे पहले, ठीक है दोस्तों, रोम के अंदर
ऑगस्टस, इनका भी जो बेटा था वो इनका अपना बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे गोद लेकर बनाया था। तो यहाँ पर आपको दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं, मुझे प्लीज़ बताना, क्योंकि यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? एक तो राजा कैसा था, 2 शताब्दी तक राजा क्या हुआ, सैनेट वर्ग के बारे में पता चलता है, सेना के वर्ग के बारे में पता चलता है, ये सब चीज़ें पता चलती है। इसके अलावा रोम की सेना कैसे सुसंगठित थी कि नहीं थी, तो यह सब चीज़ें। तो दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि नहीं, ये पहला शासन था। अब ऑगस्टस राजा चला गया, उसके बाद क्या हुआ? ठीक है दोस्तों, तो ऑगस्टस के बाद का पढ़ेंगे। प्रथम 2 शताब्दी तक शांति बने रही और रोम के अन्य देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुए। और 113 और 17 ईस्वी में सम्राट त्राजान ने फरात नदी के पार के क्षेत्रों को नियंत्रण में लिया और उसके उत्तराधिकारी होने इन इलाकों को मुक्त कर दिया। देखो दोस्तों, ऑगस्टस के बाद ऐसा थोड़ा मजबूत राजा है, इनका नाम था सम्राट त्राजान। उन्होंने इराक के पास के इलाकों में, फरात और दजले नदी जहाँ मेसोपोटामिया था उसके पास के इलाकों को जीत लिया। लेकिन त्राजन के जो बेटे आए, त्राजान जो राजा थे उनके जो बेटे आए, उन्होंने इन इलाकों को, इराक के उधर के इलाके को मुक्त कर दिया कि भाई इन इलाकों को रखने में फ़ायदा नहीं है। त्राजन का एक सपना था कि वो सिकंदर की तरह जवान होता और भारत पर कब्जा करता। ठीक है दोस्तों, याद रखना, भारत पर एक सिर्फ व्यास नदी के पास हल्का सा इलाका किसने कब्जा कर लिया था? सिकंदर ने। लेकिन वो भी बाद में चला गया था यहाँ से बीमार होकर। कई चीज़ें इसके ऊपर एग्जाम्पल देते कि वो बीमार हो गया था, कोई कहते हैं कि इन्हें हरा दिया गया था, अलग अलग चीज़ें थी दोस्तों। लेकिन सिकंदर की सबसे बड़ी बात है उसे आज तक किसी ने हराया नहीं था। लेकिन दोस्तों वो चीज़ अलग चीज़ है, इस चीज़ को हम ध्यान नहीं करते। अब मैं आपको बता रहा था राजा ऑगस्टस के बाद, राजा ऑगस्टस के बाद क्या हुआ, वहाँ पे सम्राट त्राजन आते हैं। त्राजन जब आते हैं तो वो कब्जा करते हैं फरात के बाद के इलाकों का, और उसके बाद वहाँ पर उनको लगता है कि मैं भारत तक शायद कब्जा करता। लेकिन जब त्राजन चले जाते हैं तो उनके जो बेटे आते हैं, जो वहाँ का राजा आता है, वो उन जगहों को, इलाके को रिलीज़ कर देता है, छोड़ देता है। त्राजन के बाद कई और राजा आए और उन्होंने क्रमिक विकास किया। जो देखो अगस्टस, त्राजान और त्राजान के बाद के भी जो राजा थे वो रोम को बढ़ा ही रहे हैं। मतलब ये सब पूर्ववर्ती काल में हो रहा है, तो रोम कहीं गिर नहीं रहा। इस समय इटली पर किसी का एक अधिकार नहीं था। ठीक है दोस्तों, मतलब इटली फ्री था अभी भी। फरात नदी के पश्चिम के और भी राज्य धीरे धीरे हड़प लिए, बहुत समृद्ध थे। देखो दोस्तों, जितने भी यहाँ के इलाके हड़प जा रहे थे, मतलब कि और राजा आ रहा था और इलाके जोड़ रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने खूब अपने रोम को मजबूत किया। कैसे किया? तो देखो यहाँ पे बताया है कि 54 लाख दिनारस, मतलब कि 1,25,000 किलोग्राम सोना, क्योंकि एक दिनारस चांदी के रोम का सिक्का था जो 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी का था। तो मतलब जो एक चीज़ सीधी, अगस्टस के बाद त्राजन के बाद के जो आए उन्होंने डेवलप किया, और उन्होंने जब रोम साम्राज्य को बढ़ाया तो जो रोम साम्राज्य के अंदर आते थे वो रोम को पैसे देते थे। पैसे देने का मतलब उस समय में पैसे तो होते नहीं थे, वो सिक्के देते थे, और वो सिक्के कौन थे? दिनारस। तो दिनारस सिक्के के बारे में पूछे तो आप बता देना, ये 4.5 ग्राम, मतलब 4.5 ग्राम का शुद्ध चांदी का था। विशुद्ध चांदी का मतलब कि उसमें थोड़ी सी मिलावट थी, तभी तो सिक्का मजबूत बनेगा। और एक राज्य, हेरोड के राज्य, ठीक है दोस्तों, हेरोड एक राज्य था, वो 54 लाख दिनारस देता था। तो ऐसे कई राज्य कुछ कुछ देते थे, इसीलिए रोम साम्राज्य बहुत आर्थिक रूप से, पैसों से बहुत मजबूत हो गया। दूसरी शताब्दी अपने चरमोत्कर्ष पर था। स्कॉटलैंड से अल्बानिया, फ्रांक और उससे आगे तक फैला हुआ शासन था। तो देखो दोस्तों, दूसरी शताब्दी तक जो मैंने आपको बताया, उस टाइम और रोम साम्राज्य फैल गया। इतने बड़े राज्य नगर के सहायता से चलाया जाता था, इन नगरों से कर को वसूला जाता था, धन संपदा को बढ़ाया जाता था। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये आता है कि ऑगस्टस के बाद त्राजन का और राजा है, इन्होंने इतने डेवलप किया, अब इतने बड़े डेवलप रोम को संभालते कैसे थे? तो देखो दोस्तों, ये क्या कर रहा था, इन्होंने इन जगहों पर एक नगर बना दिया था, एक राजधानी बना दी थी, और वो इन राजधानियों को कहते थे कि भाई मुझे इतना पैसा दो या इन जगह पर ये काम करो। ठीक है दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि इतने बड़े राज्यों को नगर सहायता से चलाया जाता था। नगर सहायता मतलब उन राज्यों में नगर बना दो और नगर कर से वसूलो, नगर से पैसा वसूलो। अब दोस्तों दूसरी तथा तीसरी शताब्दी में इन फैले हुए साम्राज्यों में अमीर व कुलीन लोग, अब देखो दोस्तों यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, मुझे बताना। राजा ऑगस्टस पहला राजा है, उसके बाद भी उसके बच्चे डेवलप कर रहे हैं, दूसरी तीसरी शताब्दी तक सब कुछ सही चल रहा है। अब तीसरी शताब्दी के बाद क्या होता है कि रोम साम्राज्य ना काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक है, रोम साम्राज्य जब बड़ा हो गया तो उसे चलाना मुश्किल था। इन राज्यों में एक नगर था ना भाई, और इन नगरों में
बोला जाता था हमें कर दो, मान के चलो ये गौल राज्य है, ये फ्रांक राज्य है, एग्जाम्पल के ये हेलोस राज्य है, तो इन सब राज्यों में क्या है, पैसा मिल रहा है किसको, रोम को, मैंने बताया था दिनायरस मिल रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है कि दूसरी तीसरी शताब्दी ठीक चल रहा है, तीसरी शताब्दी के मध्य में ऐसा होता है कि ये जो है ये सोचते हैं कि इधर भी उसी तरीके से बनाया गया था। कौन बनाया गया था, जैसे कुलीन वर्ग, क्या बोलते थे उसे, जो मैंने अभी को पीछे ही बताया था बिल्कुल एग्जैक्ट, उसको बोलते थे सेनेट। तो इन जगह के जो सेनेट थे उन्होंने क्या किया, सेनेट जो थे वो आर्मी में भर्ती होने लगे, और जब वो आर्मी में भर्ती होने लगे तो उन्होंने रोम साम्राज्य में जुड़ने से या रोम साम्राज्य को कर देने से मना करना चालू कर दिया। तो देखो दोस्तों यहाँ पर यही बताया गया है कि दूसरी तीसरी शताब्दी में इन साम्राज्यों में अमीर व कुलीन लोग सेना में शामिल हो गए। जो अमीर लोग थे वो आर्मी में चले गए और सेनेट की जगह अपनी धाक जमाने लगे। तो देखो वहाँ पे जो सेनेट थी वो कमज़ोर पड़ जाएगी ना, जब सेनेट के लोग ही आर्मी में आ जाएंगे। और जब वहाँ पे आर्मी, ये रोम की बात हो रही है दोस्तों, जो फैलाए गए रोम थे जहाँ से पैसा आ रहा था इनको, और इन सेनेट, इसी तरीके से सम्राट गैलिनस, ठीक है दोस्तों, जो 253-68 का राजा था, उसने सेना की भर्ती में अमीर लोगों का, सेनेट का प्रभुत्व कम हो इसलिए भर्ती बंद कर दी, और तीसरी शताब्दी तक इटाली के प्रभुत्व बना रहा। बाद में वह तो कम हो गया, इटली का पतन हो गया, स्पेन के दक्षिण हिस्से, अफ्रीकी पूर्वी भागों में नए उच्च वर्गों का उदय हो रहा था। रोम अब एक ऐसा शहर बन चुका था जहाँ मजिस्ट्रेट, नगर परिषद अपना एक राज्य जिसे कई गाँव शामिल थे और अधिकार क्षेत्र में आते थे। अब कोई एक दूसरे पर कब्जा नहीं कर सकता था। राजा की दृष्टि से हर कोई गाँव शहर बन सकता था, शहर गाँव। देखो दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था कि अगस्टस के बाद कैसे राज्य बढ़े। अब उन राज्यों में भी दिक्कत आ गई, उन राज्यों में सेना में सेनेट भर्ती होने लग गए। सेनेट कहीं ना कहीं अब रोम को मदद देने से मना करने लग गए। तो यहाँ पर एक ही चीज़ हुई कि जो इटली था, ठीक है दोस्तों, इतालवी जिसे बोला जाता है, ठीक है, उसने क्या करना चालू कर दिया, उसने यहाँ पर, इटली ने मना कर दिया, फिर धीरे धीरे सब ने मना कर दिया, और कहीं ना कहीं जो एक साम्राज्य में सारी चीज़ें चल रही थी वो धीरे धीरे बंद हो गई। और कर तो बंद हो गया, लेकिन ये सब ऐसा नहीं कि अलग हो गए, ये सब बनकर रोम ही रह रहे थे। अब रोम में ये हो गया कि सबसे बढ़िया जो इनके हिस्से की जगह थी, जैसे मान के चलो एक गौल राज्य है जो पहले रोम का साम्राज्य अभी भी था, अब ये इसको टैक्स नहीं दे रहा है, लेकिन याद रखना कि गोल के अंदर एक शहर इलाका होता था और एक गांव। तो जो शहर होता था वो रोम से बनता था, ठीक है दोस्तों, और शहर में साथ ज़्यादा कमाई थी। अब रोम में ये नहीं था कि रोम मेन चीज़ थी, अब यहाँ पर ये हुआ कि रोम एक शहर बन गया जहाँ मजिस्ट्रेट, नगर परिषद, राज्य, मतलब गांव अब एक तरीके से शहर की तरह काम करने लग गया। अब इसको फैलाने की जगह नहीं थी, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक बार फिर से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए और यहाँ पर आपको बात समझ में, बिल्कुल समझ में आ जाए। देखो दोस्तों, यहाँ तक अब पूर्ववर्ती काल खत्म हो रहा है। पूर्ववर्ती काल मतलब जो हम रोम साम्राज्य को दो भागों में बांटते हैं। पूर्ववर्ती काल में एक बड़ी छोटी सी चीज़ बताई है कि राजा आए, राजाओं ने विकास किया, राजाओं को कर मिल रहा था, राजाओं ने जिन जिन राज्यों में कब्जे किए, जैसे मान के चलो अपना इलाका यहाँ तक फैलाया, ठीक है दोस्तों। अब इन इलाकों ने ही मना कर दिया कि भाई हम नहीं हैं, लेकिन ये अलग नहीं हुए। अब अलग नहीं हुए तो इन जगह पर कंट्रोल था। अब ये जगह कैसे कंट्रोल थी कि भाई इन जगहों पे शहर, नगर बनाए गए थे। मैंने आपको पीछे बताया था कि नगर से सहायता मिलती, तो नगर राजा के हाथ में होता था कि नगर कैसे चलाया जाए। तो ये रोम का जो राजा था वो नगरों पर कंट्रोल रखता था, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। और इसके बाद कुछ नहीं हुआ, रोम साम्राज्य अभी के लिए रुक गया है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि अब इस पर एक संकट आएगा, उस संकट को हम बताएंगे। रोम में सामूहिक स्नानघर, ये पूछा जाता है। देखो दोस्तों, रोम में सामूहिक स्नानगृह होते थे। सार्वजनिक स्नानगृह के शहरी जीवन की खास विशेषता थी। तो मैंने बताया कि रोम के जो अलग अलग हिस्से थे इनमें नगर थे और इन नगरों में स्नानगृह होते थे और ये बड़े पवित्र माने जाते थे। जब ईरान शासक ने एक सार्वजनिक स्नान की व्यवस्था की तो रोम वासियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि जल एक पवित्र चीज़ है। तो देखो दोस्तों, ईरान आपको पता ही है, ईरान अब धीरे धीरे जब रोम गिरने लगता है तो ईरान आने लगता है। ये छठी की बात हो रही है, छठी शताब्दी के बाद की, जब पूरा ही रोम एम्पायर गिरने लगे, जब अरब ईरान के लोग आने लगेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि रोम और ईरान में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये था कि रोम नदी को बहुत पवित्र मानती थी। वो मानती थी कि सब लोग नदी में नहाएंगे तो ये आप पवित्र हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, ये सबके लिए नहीं है। और ईरान लोग मानते थे कि ये तो मौज मस्ती की जगह है, पानी से हमें नहा के इससे मौज मस्ती करनी चाहिए। तो यहाँ पर यही कहीं मैं पूछ रहा था सामूहिक स्नान गृह के बारे में, तो आप बता देना कि रोम का सामूहिक स्नान गृह शहरी जीवन की विशेषता है। तो शहरी जीवन आया था इसीलिए मैंने बताया कि हर नगर में, रोम के हर नगर में एक सामूहिक स्नान गृह था जिसे बड़ा पवित्र मानते थे और जिसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े
जो धार्मिक गुरु थे, जिसे बोलता है बिशॉप या फिर फादरी, वही नहाते थे और ईरान इसका उल्टा करता था। अब दोस्तों तीसरी शताब्दी का संकट, आपको पता ही है कि पहली और दूसरी शताब्दी में त्राजान राजा हो गए, चाहे कोई भी राजा हो गए, जो रोम के शुरुआती राजा थे, उन्होंने बहुत बढ़िया से चलाया, डेवलप किया। लेकिन 230 के बाद दिक्कत आ गई। ठीक है दोस्तों, क्या क्या दिक्कत आई? आक्रामक वंश उभर कर सामने आए, लोग सासानी, और केवल 15 साल के भीतर इसका विस्तार फ्रांक की दिशा में फैल गया। 3 भाषाओं में खुद एक प्रसिद्ध शिलालेख, ईरान के शासक शाहपुर प्रथम दावा किया कि 6000 रोमन सेना का सफाया कर दिया। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो ईरानी थे, ठीक है दोस्तों, जो ईरानी थे उन्होंने एक सबसे गलत काम जो कि गलत नहीं किया, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं रोम के बड़े लोगों का सफाया किया। 60,000 रोमन सैनिक, तो देखो दोस्तों आज भी 1000 भी सैनिक कहीं मरते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और उन्होंने उस जमाने में 60,000 रोम के सैनिक मार दिए जब बहुत आबादी कम हुआ करते थे। तो मतलब कहीं ना कहीं ईरान मजबूत हो रहा था, और रोम की पुरानी राजधानी एंटियोक पर नियंत्रण कर लिया, जो रोम की पुरानी राजधानी थी। जर्मनियों ने क्या किया, जो पश्चिमी था इसको कंट्रोल कर लिया। तो इन लोगों को रोमवासी बर्बर कहते थे, याद रखना। जो ये कौन किन लोगों को, जो जर्मन मूल के जनजाति थे और जो यहाँ पर ईरानी थे, तो इनको, क्योंकि रोमवासी जो थे वो अपनी कौन सी भाषा, अपनी भाषा बोलते थे। अब उनके सामने कौन आ गया, तो उनके सामने आ गए जर्मन मूल के लोग, और ये लोग क्योंकि कब्जा करने लग गए, तो जब वो लोग इनके साथ रहने लगे तो उन्हें कहने लगे बर्बर, कि इनकी भाषा समझ में नहीं आती, ये बर्बर हैं, ये सही से नहीं रहते, इनका तरीका अलग है, ये अलग स्नान गृह, अलग अलग इनके थॉट हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बात हुई। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, मुझे बताना ज़रूर। अब मैं आपको बड़े बिल्कुल नोट्स की बिल्कुल शुरुआत हिस्से में ले आता हूँ, और एक छोटी सी कहानी के रूप में फिर से यहाँ तक जो पढ़ा है उसे बताता हूँ। देखो दोस्तों, 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य, समझ में आ गया कि भाई जो सिकंदर था उसने 3 महाद्वीपों में कहीं ना कहीं अपनी पैठ बनाई। जब पैठ बना ली तो वहाँ पर पहला राजा आया तो मैंने उसका तरीका बताया कि वो किस तरीके से राजा राज्य करता था, किस तरीके से वो ध्यान रखता था, सबकी इज्जत करता था, उसको सेनेट को भी लेकर चलना होता था, किस तरीके से सेनेट के बाद में सेना को पसंद नहीं किया जाता था, बलात् भर्ती होती थी, गृह युद्ध होते थे। इसके बाद मैंने बताया कि जैसे आने वाले राज्य जो राजा थे वो बड़े सही से उन्होंने आगे बढ़ाया। तो फिर कुछ दिनों बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह का संकट आया, संकट में क्या हो रहा है उनके साथ। तो उनके एक तरफ से ईरान मतलब कि उनके ऊपर कब्जा कर रहा है या फिर उनको जगह से हटा रहा है, और दूसरी तरफ से आपके जो वहाँ के अलग अलग जो उस जगह के रहने वाले जर्मनी मूल के लोग थे या किसी किसी जनजातियाँ थी जो वहाँ पहले से रहती आ रही थी, उन्होंने उन्हें हटाना चालू कर दिया। तो रोम व्यवस्था यहाँ से उखड़ने लग गई। उसके अंदर मैंने बर्बर बताया कि ये लोग जब रोमवासी थे जो अपने कल्चर में रह रहे थे वो उनको बर्बर कहते थे। जैसे हम लोग अगर कोई भी अंग्रेज आता है तो हम विदेशी बोलते हैं ना, हम ये थोड़ा बोलते हैं इंग्लैंड वाले को विदेशी, हम कोई भी अंग्रेज देख लेते हम क्या बोलते हैं, वो विदेशी था। तो इसी तरीके से वो रोम के जो लोग थे जब उनके ऊपर दूसरे ईरान से और अलग जगहों से लोग आने लगे तो उन्होंने कहा ये बर्बर है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये बताया गया कि ससानी वंश जो था उसने ही इनको ईरान से आके हटाना चालू किया था, और धीरे धीरे यहाँ पर फिर हर चीज़ें बताई गई। अब हम पढ़ेंगे उनके बारे में कि भाई उनके यहाँ तक क्लियर है कि कुछ भी एग्जाम में इनमें से पूछ लिया जाएगा तो आप बता दोगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लिंग, साक्षरता, संस्कृति। लिंग मतलब दोस्तों कि वहाँ पर महिलाओं के साथ क्या समानता थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी, पढ़ाई लिखाई, साक्षरता कि कौन से राज्य पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे होने का क्या सबूत है, और संस्कृति मतलब उनका रहन सहन क्या था, क्या तौर तरीके थे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे बताया गया एकल परिवार था। एकल परिवार का मतलब होता है दोस्तों कि एक परिवार जिसमें बीवी बच्चे रहते हों, माँ बाप नहीं आते इसमें। ठीक है दोस्तों, ना भाई बहन, मतलब कि बीवी पति रहेगा और उसके बच्चे रहेंगे और कोई नहीं। लेकिन एकल परिवार में दास को जोड़ा जाता था कि भाई नौकर है। ठीक है, रोम के गणतंत्र होने से परवर्ती काल तक, मतलब कि जब रोम बना था और रोम के बनने से लेके जो उसका एंड समय तक रहा था, पूर्ववर्ती काल, उस समय तक पत्नी अपने पति की संपत्ति नहीं देती थी। याद रखना, आज के टाइम में क्या है, अब तो हमारे देश में भी इसी साल एक कानून आया है जिसमें जो बेटियां हैं वो पिता की संपत्ति पर अपना अधिकार जमा सकती है। तो आज से पहले भारत में भी जो चीज़ थी वो चीज़ वहाँ पर आज जो बनी है वो उस टाइम में ही थी।
कि भाई पत्नी जो होगी वो अपने पति को संपत्ति नहीं देती थी, बल्कि वो अपने पिता की संपत्ति पर अपना अधिकार जमाए रखती थी। ठीक है दोस्तों, कि मतलब पिता की संपत्ति होगी वो बेटी को मिलेगी। पैतृक परिवार में मैंने पूरा अधिकार बनाए रखती थी, मतलब ऐसा नहीं था कि बेटे को सारी संपत्ति मिलेगी, बेटी को भी वो सेम संपत्ति मिलेगी। महिला का दहेज विवाहित अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था। तो मतलब सीधी सी बात है, जब वो उसके साथ सामान लाएगी तो वो तो पति के पास ही जाता है, क्योंकि वो साथ ही रहेंगे। महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी। अगर मान के चलो वो बेटी ही अगर अपने उस मतलब कि उस पिता की बेटा है, बेटा नहीं है, तो बेटी ही उसकी उत्तराधिकारी बनेगी, उसकी चीज़ों को लेगी, बेटा या किसी और को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बताया कि मृत्यु के बाद वो अपनी संपत्ति को स्वतंत्रतापूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसके पिताजी मर जाते हैं उसके बाद वो संपत्ति उसकी है, वो उसे जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तलाक लेना आसान था, केवल विवाह विच्छेद की सूचना देने से विवाह टूट जाते थे। मतलब अगर आपने जाके समाज में बोल दिया कि मेरा इस व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है, तो कोई कानूनी वो नहीं करना पड़ता था, उसका तलाक हो जाता था, आसान था। ठीक है दोस्तों, तो परिवार का समझ में आ गया। परिवार एकल थे, दासों को जोड़ा जाता था। जो महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी थी कि वो अपने पिता के ऊपर पूरा निर्भर रहती थी, उसके बाद में उसके पति के ऊपर भी उसे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता था, जो आज के टाइम में भी नहीं होता। उस टाइम में लोग काफ़ी अच्छी एज में शादी करते थे, जब उनके अंदर दिमाग आ जाता था बहुत ज़्यादा ही। तो यहाँ पे बताया गया कि पुरुष जो था वो 28, 29, 30, 32 में शादी करते थे, और महिलाएं जो थी वो 16, 18, 22, 23 में शादी करती थी। तो यहाँ से ये पता चलता है दोस्तों कि बहुत सही तरीके से उस टाइम में ये चीज़ें होती थी। विवाह परिवार द्वारा नियोजित होते थे, महिलाओं पर उनके पति हावी रहते थे। तो दोस्तों ये बताया गया है कि विवाह खुद नहीं करते थे उस टाइम में, उनके परिवार संबंध जोड़ते थे, और महिलाओं पर उनके पति हावी रहते थे। थोड़ा बहुत मतलब घर के मामलों में पति की चलती थी, पत्नी की नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों परिवार समझ में आ गया। अब साक्षरता की स्थिति, तो साक्षरता की स्थिति में बताया गया है कि पढ़ाई लिखाई। तो देखो दोस्तों, बताया गया कि पोम्पई नगर 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था। तो ये दोस्तों को पता ही कि ज्वालामुखी आते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे जो पोम्पई है वो ज्वालामुखी वाला एरिया है। तो वहाँ पे जो चीज़ें दब गई, लेकिन तब भी कुछ सबूत मिले जिससे पता चलता है कि साक्षरता व्यापक थी। मतलब हर घर में कोई ना कोई पढ़ने वाला था, पढ़ाई जरूरी, मतलब हर किसी को पता थी। गलियों की जो दीवारें मिली हैं उस पर कुछ लिखावट मिली है, जिससे पता चलता है कि उस ज़माने में लोग पढ़ते थे। ठीक है दोस्तों, अगर मान के चलो आज के टाइम में भी तो हर घर में किताब मिलती है ना, तो इससे पता चल जाएगा कि भाई हर घर में एक बंदा पढ़ा लिखा तो था ही। तो वैसे ही उस ज़माने में हमें ये पता चला कि पोम्पई जो शहर था उधर लोग पढ़े लिखे थे। लेकिन उसी के उल्टा हम वहाँ पर देखते हैं रोम के अंदर, तो साक्षरता दर कम मिलती है। और मतलब कि मिस्र में, ठीक है दोस्तों, तो मिस्र में अगर हम देखते हैं जो रोम का हिस्सा था उस टाइम में, उसमें देखते हैं तो वहाँ पता लगता है कि पढ़ाई लिखाई बहुत कम थी। सिर्फ कुछ ही लोगों को पढ़ाई लिखाई आती थी, फौजी, अफसर और संपदा प्रबंधक, ठीक, आपदा प्रबंधक, ठीक है दोस्तों, और संपदा प्रबंधक। इसका मतलब ये है दोस्तों कि पढ़ाई लिखाई की चीज़ें सिर्फ पुलिस, फौजी के अफसरों, इनके घरों में मिली। इसके अलावा हर घर में पढ़ाई के सामान नहीं मिला, जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोगों को पढ़ना लिखना नहीं था। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कुछ राज्य उसके पढ़े लिखे थे, कुछ राज्यों में केवल से काम के लोग ही पढ़ते थे, हर लोग नहीं पढ़ाई करते थे। तो साक्षरता दर पता चल गया, लिंग पता चल गया कि मतलब उस टाइम में औरतों की स्थिति कैसे थी, महिलाओं की स्थिति कैसे थी। तो कई बार अगर आपसे ये पूछे कि कानूनी स्थिति कैसे थी, तो आप महिलाओं की स्थिति लिख के बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आ गया। कोई दिक्कत तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में दोस्तों, आर्थिक के बारे में, कि भाई इतना बड़ा रोमन एम्पायर था, इतना बड़ा रोमन साम्राज्य था, इसके पास पैसा कहाँ से आता था। ठीक है दोस्तों, तो देखो आर्थिक विस्तार बोलता है एम्फोरा। एम्फोरा दोस्तों तरल पदार्थ के धुलाई मटके कंटेनर होती थी, इसे एम्फोरा कहते थे। ठीक है दोस्तों, आज के टाइम में जैसे हमारे मटके कहते हैं, मटके का मतलब क्या है, मटके में चीज़ें रखी होती है। तो उस टाइम में रोम साम्राज्य बंदरगाहों, खानों, खदानों की ईंट के भट्टे, जैतून के तेल की फैक्ट्री आदि की संख्या मिली थी। गेहूँ, अंगूरी शराब, जैतून का तेल। तो देखो दोस्तों, कुछ कम काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें बनती थी। क्या क्या बनती थी, ईंट के भट्टे, जैतून के तेल, फैक्ट्रियाँ, गेहूँ, अंगूरी शराब, जैतून का तेल। तो मतलब ये सब चीज़ें रोम में बनती थी, रोम का हिस्सा था। तो स्पेन में जैतून का तेल निकाला जाता था, क्योंकि यहाँ पर 140 से 160 ईस्वी में ड्रेसल 20 पाया गया जिसमें जैतून का तेल मिला था। ड्रेसल 20 दोस्तों एक कंटेनर है जो बहुत बड़ा कंटेनर था। तो इससे ये पता चलता है कि स्पेन जो था, जो रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, उसमें 140 160 ईस्वी में बहुत जैतून का तेल आया जाया करता था। तो मतलब स्पेन में कमाई होगी तो अपने आप रोमन साम्राज्य मजबूत होगा। स्पेन ने इटली का तेल प्रमुख प्रभुत्व खत्म कर दिया।
तो दोस्तों स्पेन का कुछ दिनों बाद इटली ने काम छीन लिया और इटली में दिखाई दिया कि वहाँ पर खूब तेल वगैरह बेचा गया। तीसरी चौथी शताब्दी में अफ्रीका आ गया तेल बेचने में, और 450 ईस्वी में अफ्रीका का प्रभुत्व समाप्त हो गया और तुर्की, सीरिया, फिलिस्तीनी व्यापारी अंगूरी शराब, जैतून तेल पर यहाँ पर बन गए और अफ्रीका के कंटेनरों में कमी आ गई। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक ही चीज़ पता चल रही है कि उनका बिजनेस कैसे चल रहा है। ठीक है, स्पेन में से कम हुआ, स्पेन का काम इटली ने छीना, इटली का काम अफ्रीका ने छीना, अफ्रीका का काम फिर धीरे धीरे जब वहाँ पर आप देख रहे हो जब रोमन साम्राज्य टूट रहा है तो तब तुर्की, सीरिया, फिलिस्तीन ये सब आ रहे हैं और इनका काम छीन रहे हैं और अफ्रीका के कंटेनर में कमी आ गई। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि जैसे रोमन साम्राज्य कमज़ोर हुआ तो फिर जो चीज़ें थी वो दूसरी जगह से जाने आने लगी। लेकिन 7वीं शताब्दी तक ये तो पता चला कि भाई कौन कौन से राज्य थे या कौन कौन से रोमन साम्राज्य का भाग था जो इधर से पैसा कमाता था। तो इनका मेन व्यापार किस पर आधारित था, तो आपको पता ही लग गया दोस्तों। अब रोमन साम्राज्य की कुछ जगह बहुत ही फ़ायदेमंद थी, मतलब जहाँ से बहुत पैसा कमाया जाता था रोम एम्पायर। कैंपेनिया, सिसिली, मिस्र, फ़यूम, गैलीली, दक्षिणी गोल। अब दोस्तों जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि भारत में कौन कौन से राज्यों से बहुत पैसा आता है, देखो दोस्तों आपको कि दिल्ली, उसके बाद में जो हरियाणा का गुड़गांव हो गया, जो यूपी का नोएडा हो गया, उसके बाद में दोस्तों कई राज्य हैं, जैसे गुजरात से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद में मैं अगर कहूँ तो बॉम्बे देख लो आप। तो ये सब जो है राज्य वो भारत को बहुत पैसा कमा के देते हैं। पंजाब हो गया जो अन्न देता है, हरियाणा हो गया जो अन्न देता है। तो कहीं ना कहीं हर एक राज्य कुछ ना कुछ दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा मजबूत जैसे है। और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर सरकार को दिक्कत भी होती है, जहाँ सरकार को मुश्किल। तो रोमन साम्राज्य भी ऐसा था जहाँ पर कुछ जगह उसके बहुत फ़ायदे की थी, जैसे कैंपेनिया, सिसिली, मिस्र, फ़यूम, गैलीली, दक्षिणी गोल। और कुछ ऐसे थे जहाँ पर कोई कमाई नहीं थी, जहाँ पर देखो दोस्तों नीमैडिया था एग्जाम्पल के लिए। इसमें लोग क्या करते थे, आवन आकार की, तो ओवन पूछ ले जाए, आवन OVEN, तो आप ये लिखना कि वो एक आकार की झोपड़ी थी जिसे नाइडिया के लोग साथ लेकर चलते थे। ठीक है दोस्तों, नामिडिया के लोग साथ लेकर चलते थे। ये जगह जो थी ना, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घास फूस उगती थी, और सिर्फ क्या करते थे लोग, घास फूस उगेगी तो वहाँ पर पशु चारा ही हो पाएगा, पशुओं को पालेंगे। और पशुओं को पालने के लिए क्या करते हैं, पशु आगे निकलते, वो लोग झोपड़ी ऐसी बना के रखते थे अपनी कि जहाँ पशु भाग रहा है तो उसके पीछे पीछे अपनी झोपड़ी लेके भागते थे। तो इसीलिए उनका ओवन आकार की झोपड़ी लेके भागते थे। तो ओवन एक झोपड़ी थी जिसे वो लेकर साथ चला करते थे, तो ये याद रखना। उसके बाद में कई बार पूछा जाता है कि भाई जल शक्ति का प्रयोग, क्या वहाँ के लोग जल शक्ति का प्रयोग करते थे? तो हाँ, देखो दोस्तों, जल शक्ति मतलब जल को इस तरीके से यूज़ करते थे कि वो जैसे मान के चलो जल ये रहा, जल गिरेगा और ये चीज़ इस पर टकराएगी और इससे खदान मजबूती की आएगी और यहाँ से इसकी खदान की खुदाई हो सकेगी, या पानी डालकर किसी तरीके से जल का इस्तेमाल करके, जल का जो पावर से आ रही है जो जल, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने मीलों से इस्तेमाल किया। मील मतलब जहाँ से खुदाई होती है। तो यहाँ बताया जल शक्ति से मीलें चलाई जाती थी। स्पेन में चांदी और सोने की खदानों से जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। दूसरी शताब्दी में औद्योगिक पैमाने पर इन खानों में खनिज निकाले जाते थे। इसका एक कारण था, उस समय उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था, सुगठित व्याजिक बैंकिंग व्यवस्था थी और धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि उस टाइम में दिनायरस, पीछे पढ़ा होगा आपने, एक चांदी का सिक्का 4.5 ग्राम का था। तो वो 4 ग्राम का सिक्का किस लिए यूज़ होता था, क्योंकि स्पेन में से निकाल लोगों का व्यापार बढ़ रहा था, लोग खरीद बेच रहे थे, तो इस चांदी के सिक्के ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे थे। तो यहाँ पर यही उनका आर्थिक रूप था जहाँ से उनका पैसा आता था रोमन साम्राज्य का। इसके बाद में दोस्तों अब तक आपने क्या क्या पढ़ा, आपने पहले पढ़ा कि कौन कौन से राजा आए, राजा आते आते फिर कैसे उन राजाओं से गई चीज़ें, फिर उनका परिवार कैसा था, रोमन साम्राज्य कैसा था। और अब हमने पढ़ा है कि रोमन साम्राज्य में आर्थिक कैसा व्यवस्था थी। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे श्रमिक व दास। श्रमिक व दास दोस्तों मैं कहूँगा कि बहुत गलत स्थिति थी, क्योंकि पूरा रोमन साम्राज्य में आधे से ज़्यादा तो दास थे। ठीक है दोस्तों, दास का मतलब है, दास इसलिए बेकार थे, कुछ जगह पर दासों के साथ अच्छा व्यवहार होता था जैसे और रोम की तरफ, और दूसरी जगह दासों के साथ गलत व्यवहार होता था। जैसे दासों को दाग दिया जाता था पहचान के लिए कि ये कभी भागेगा भी ना तो इसे पकड़ कर ले आएंगे। उसके बाद में बहुत काम कराया जाता था उनसे, उन्हें 10-10 के ग्रुप में रख देते थे ताकि उनको पहचानने में आसानी हो। तो ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। पहले शताब्दी में जैसे शांति स्थापित न होने, लड़ाई झगड़े कम हो गए, तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी। परिणाम स्वरूप दास श्रम का प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन अथवा दास वेतन भोगी मजदूर जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ता था। देखो दोस्तों, पहली शताब्दी, यहाँ पर देखो लड़ाई झगड़े कम हो रहे थे पहले शताब्दी, दूसरे तीसरे शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ही तो झगड़े वगड़े बढ़े।
यहाँ पर बताया गया है कि पहली शताब्दी में दास कम होते जा रहे थे। लड़ाई पहले क्या होता था कि लड़ाई हुई तो सामने वाले से लड़े और उनके उधर के लोगों को लाए और दास बना लिया, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अब लड़ाई हो नहीं रही तो दास कहाँ से बने, तो इसके लिए बताया गया दास प्रजनन। अब दास प्रजनन का मतलब क्या होता है कि एक दास को आज़ादी मिल जाती थी और वो दासियों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करने के लिए मजबूर करते थे, और वो बहुत उनके बच्चे जो होंगे वो भी दास बनेंगे और दास प्रजनन के द्वारा बहुत सारे दास बनाए जाएंगे और उनसे नौकरी करवाई जाएगी। तो देखो दोस्तों, मतलब कि एक परिवार बहुत पवित्र चीज़ होती है ना दोस्तों। अब उसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रजनन कर रहे, मतलब एक यूज़ के लिए इंसान को क्या मतलब एक प्रोडक्ट बना के यूज़ कर रहे थे। और वेतन भोगी मजदूर जैसे विकल्प सारे वेतन दे दो, तो ये चीज़ें थी। श्रम प्रबंधन, दासों को छोटे छोटे 10 के समूह बना दिए जाते ताकि उन पर नज़र रखी जा सके, और यह कठोर और क्रूर लगते थे, परंतु इसी तरह आज विश्व में अधिकांश फैक्ट्री श्रम नीति कुछ ऐसे सिद्धांत लागू करती है। देखो दोस्तों, एक कड़वा सच है, अगर आपके पेरेंट्स आज के टाइम में बोल रहे हैं या कोई समझदार व्यक्ति बोलता है कि यार कुछ कर लो लाइफ में, या मुझे ही बोला है कभी ये कुछ, तो हम क्यों बोला जाता है दोस्तों। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं हमारे देश में, या ऐसे ऐसे विश्व में कंपनियां हमारे देश में क्या, जो आपके वॉशरूम जाने का हिसाब आपसे रखेंगे कि आपको कूपन दे देंगे कि 5 कूपन है 50-10 मिनट के, और इसमें आप फ्रेश होके आएंगे, डिनर करके आएंगे, इसके कूपन और उसमें ही आपको काम करके आना पड़ेगा। तो दोस्तों एक बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इंसान इसके लिए नहीं बना कि उसे उसकी सोच है वो जैसे मर्जी काम करता रहे, ये भी नहीं कि वो घर बैठ जाए, मतलब कि उसकी एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको काम में मन लगना चाहिए। अब मान के चलो, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि उस समय में भी ऐसा होता था कि वह 10 का ग्रुप बना दिया ताकि नज़र रखी जा सके। तो आज के टाइम में मैं कूपन वाला एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, ताकि उन पर नज़र रखी जा सके। तो वही चीज़ आज होती है, वही चीज़ उस समय में होती थी, तो ये अभी भी बुरी लगती है। तो अगर आप अच्छे व्यक्ति हो तो आपको खुद लगेगा यार कि अगर आप भी किसी का शोषण करा ऐसा करके तो अच्छा लगेगा नहीं। अब कह रहा मजदूरों पर सिम लगा, उसे क्या बोलते हैं, दाग लगाना, बड़ी बड़ी बेड़ियों में बांधना। उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बेड़ियों में बांधा जाता था, उन्हें ऊपर लगा दिया जाता था दाग, ताकि उन्हें पहचाना जा सके। 398 ईस्वी में कानून में यह कहा गया कि कामगारों को धागा जाता था, उन्हें पहचाना जाता था, क्योंकि कई बार काम छोड़कर या किसी जगह भाग जाते थे। तो समझ में आ गया दोस्तों। फ्रैंकिन्स वह यूरोपीय नाम है जो सुगंधित। अब देखो दोस्तों, अब आप कह रहे होंगे कि उस टाइम में तो इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इतनी तो ये लोगों से काम क्या कराते थे, खेती कराते होंगे, नहीं। आपने पीछे ही पढ़ा है, जैतून का तेल निकलता था, अंगूरी शराब बनती थी, ये बनता था, कंटेनर में जाते थे, और एक राल होती थी, ठीक है दोस्तों, फ्रैंकिन्स जो यूरोपीय नाम है। इससे धूप, अगरबत्ती, इत्र बनाए जाते हैं और आज भी बनाए जाते हैं अरब की तरफ। तो इन सब से इधर क्या हुआ कि इन सभी फैक्ट्रियों में ही इनका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है दोस्तों। तो ये मत सोचना, और ये इन सब में काम कराने के लिए भाग जाते थे। तो फ्रैंकिन्स एक बार पूछ रहे थे कि क्या है, तो आप बताना कि ये यूरोपीय नाम है जो सुगंध राल या धूप, अगरबत्ती, इत्र बनाने के लिए काम में लाया जाता है। परंतु 5वीं शताब्दी, अब देखो दोस्तों, पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी में तो ये सब होता था, लेकिन 5वीं शताब्दी में सम्राट एंस्टिटियस ने ऊंची मजदूरियाँ दी। उन्होंने ये नहीं करा बांधना बूंदना, उन्होंने श्रमिकों को इज्जत दी। और पूर्वी क्षेत्र जो था, पश्चिमी क्षेत्र में तो कब्जे होने लगे थे, जो रोम साम्राज्य का पूर्वी क्षेत्र था जहाँ पर इतनी समस्या नहीं आई थी, वहाँ पर उन्होंने दारा नाम का एक शहर बनवा लिया, वो भी 3 हफ्ते में। तो मतलब बहुत पैसा दिया मजदूरों को और उनको बहुत रिस्पेक्ट दी, तो उससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि उस टाइम की मजदूरी, श्रमिक, दास कैसे होते थे, कैसा उनका व्यवहार होता था। तो यहाँ पर रोमन साम्राज्य के हमने परिवार के बारे में पढ़ा, हमने हर एक चीज़ आर्थिक कैसे उनके क्या क्या पैसों का सोर्स था, ये सब चीज़ें पढ़ ली। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक और चीज़ पढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पढ़ते हैं सीनेटर, नाइट, अश्वरोही, बाद में उनका सेनेट बन गए। अब देखो दोस्तों, अब ये कहोगे अब ये नई चीज़ें है। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, जब राजा ऑगस्टस का टाइम था, कि भाई राजा जो प्रमुख नागरिक है, नाइट कह रहा हूँ, सेनेट जिसके अंदर अमीर लोग, कुलीन लोग थे, और सेना। अब यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि 3-4 चीज़ें हो गई। सेनेट के अंदर ना 3-4 चीज़ें जुड़ गई। सेनेट के अंदर 3-4 चीज़ें जुड़ गई। सेनेट के अंदर सीनेटर, नाइट और अश्वरोही। अब आप कहोगे तीनों चीज़ क्या है। सेनेटर का मतलब है कुछ अमीर लोग, नाइट का मतलब है जिनके पास घोड़े, मतलब कि जो सैनिक होते थे, और सैनिक होने का मतलब उनके पास सेना होती थी बहुत बड़ी, और अश्वरोही वो होते थे जिनके पास घोड़े वाली सेना होती थी।
तो यहाँ और एक और वर्ग होता था जिसे बोलते थे कमीनकारू, नाम प्लेबस सॉलिडाटा ने कहा था कि फूहड़ लोग, आज के टाइम में ये फूहड़ है, तो उसका मतलब होता है जो सर्कस और थिएटर दिखाते थे उस टाइम में उन्हें बोला जाता था फूहड़। ठीक है दोस्तों, तो कई बार एग्जाम पूछते थे नाइट से क्या है, अश्वरोही क्या है, सेनेट क्या है। तो देखो मध्यम वर्ग, अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि उस समाज, उस टाइम का समाज कैसा था। तो उस टाइम में सेनेटर, नाइट, अश्वरोही आए, फूहड़ वर्ग आया, और मध्यम वर्गों में, मध्यम वर्ग मतलब नीचे लेवल के जो नौकरशाही और सेना के सेवा में जुड़े हुए थे, समृद्धि सौदागर थे। तो देखो दोस्तों उस टाइम में मध्यम वर्ग भी था। मेरे को लग रहा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं आप लोग। पीछे देखो, एक बार पीछे से जाते हैं हम ताकि थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, है ना। फ्रेश होते रहना, ब्रेक लेते रहना भाई, वीडियो देखते रहना। शुरू से आते हैं भाई। 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य है। मेसोपोटामिया के बाद ये चीज़ हुई, असीरियाइयों को भगाया। असीरियाइयों को भगाने के बाद यहाँ पर हमने बात करी कि यूनान का फ़ायदा हुआ। यूनान के फ़ायदा होने के बाद किस तरीके से वहाँ पर सिकंदर आया। सिकंदर के बाद रोम साम्राज्य कैसे फैला। रोम साम्राज्य के बाद कैसे पूर्ववर्ती काल प्रवर्ती काल हुआ। ऑगस्टस राजा पहला था जिसने रोम साम्राज्य बनाए। रोम साम्राज्य बनाने के बाद उसके कई त्रेजान वगैरह कई राजा आए, उन्होंने कैसे संभाला। उस रोम के बाद कैसे 7वीं शताब्दी तक, पूर्ववर्ती काल के बाद तक वहाँ पर ससानी वंशों ने शासन किया, कैसे पूर्वी पश्चिम में बांट दिया गया था, कैसे कैसे चलाई जा रही चीज़ें, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी दोस्तों। अब यहाँ पर जो मेन बात थी, इनके परिवारों के बारे में बात हो रही थी। अब मैंने अचानक से एक नई चीज़ आपके सामने ला के रख दी। वो क्या थी भाई? वो मैंने ये रख दिया कि भाई ये 3-4 चीज़ें तुमसे एग्जाम में पूछ ली जाएगी। अब ये सब जो चीज़ें ना, ये पुरावर्ती काल में, परवर्ती काल में सेनेट ये वाला व्यवस्था जो अगस्टाइन के टाइम था। अब जब रोम साम्राज्य बढ़ गया तो यहाँ पर ये चीज़ें आ गई। तो सेनेटर, नाइट, अश्वरोही। तो सेनेटर का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि वही जो बड़े अमीर लोग। नाइट मतलब क्या बताया, जिनके पास सेना की टुकड़ी होती थी। अश्वरोही जो घोड़े की सेना बल थी। फूहड़ मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे बता रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी में ना, अब तो आप सोचते हो कि रोमन साम्राज्य क्या था, तो मैंने आपको बताया कि भाई रोमन साम्राज्य में कुछ लोग मध्यम वर्गों में भी जी रहे थे। देखो कुछ लोग नौकर थे, कुछ लोग श्रमिक थे, कुछ लोग कुलीन वर्ग थे, कुछ लोग नाइट वर्ग थे, कुछ लोग फूहड़ थे, तो कुछ लोग मध्यम वर्ग थे। अब आप पूछोगे मध्यम वर्ग में कौन थे? मध्यम वर्ग मतलब जिनका जीवन सामान्य चलता, वो लोग जो नौकरी करते थे, जो सेना में थे, जो जिनका थोड़ा ज़मीन थी, जो सरकार का काम करते थे। निम्न स्तर वर्गों का एक विशाल समूह जिन्हें सामूहिक रूप से हाउमिलियर्स निम्नतर वर्ग कहा जाता है। हाउमिलियर्स कहा जाता है, निम्नतर वर्ग कहा जाता है। इसमें ग्रामीण श्रमिक मतलब गांव के रहने वाले लोग, औद्योगिक जो फैक्ट्री में काम करते थे, खनन प्रतिष्ठानों जो काम खनन करते थे, जैतून की कटाई करते थे, श्रम की पूर्ति करते थे, कभी काम कर लेते थे, तो इन्हें बोला था मध्यम वर्ग। इन्हें बोला मध्यम वर्ग जो सरकार के पास काम करे। निम्नतर वर्ग में ये लोग आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फूहड़ एक अलग वर्ग हो गया, निम्नतन अलग वर्ग हो गया, मध्यम अलग वर्ग हो गया, और ये ऊंचे वर्ग हो गए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक परवर्ती काल खत्म। अब हम उसका पूर्ववर्ती काल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ब्रेक ले लीजिए। पूर्ववर्ती काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको फिर बताऊंगा। फिर उसके बाद हमारा लगभग चैप्टर ख़त्म होने के पास आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आप प्लीज़ 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 एक गैप ले लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है परवर्ती काल, तो इसे ध्यान रखना है, इसे परवर्ती पुरा काल भी कहते हैं। इस समय को 4वीं से 7वीं शताब्दी में माना जाता है। इस समय कुछ आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव आए। सबसे पहली बात, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म अपनाया गया। तो 4वीं शताब्दी में सबसे पहला राजा कौन आया? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। और ये कौन था? बिशोफ, पादरी। पादरी तो अलग होते, बिशोफ था जो कहीं ना कहीं ईसाई धर्म को मानते हैं। जैसे हमारे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर धर्म में जैसे पंडित हो गए, मौलाना हो गए, उसी तरीके से जो बिशोफ है वो काफ़ी धार्मिक होते हैं। सम्राट डायकोलिनियस ने देखा, अब देखो दोस्तों याद रखना, सम्राट डायकोलिनियस जो है वो कॉन्स्टेंटाइन से पहले के हैं। साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक हो चुका था और साम्राज्य या साम्राज्य लिखा हुआ है, साम्राज्य के अनेक प्रदेशों का सामरिक आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं था। तो देखो दोस्तों, जब सम्राट, मैंने आपको बताया था ना कि उस टाइम में किस तरीके से त्राजन के बाद आगे आए थे और उन्होंने रोम साम्राज्य का विस्तार कर दिया। तो कॉन्स्टेंटाइन से जो पहले का राजा था, जो कॉन्स्टेंटाइन से पहले का राजा था डायोक्लिशियन, उसने देखा रोम साम्राज्य बहुत फैल गया है और इस साम्राज्य को बचाने के लिए सामरिक, आर्थिक, पैसा नहीं है, सामरिक इतना सेना नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, इन सबको छोटा कर दिया।
छोटा करने का मतलब है कि कम कर दिया और प्रांतों का पुनर्गठन किया कि भाई पहले से छोटा कर दो, रोमन साम्राज्य को थोड़ा कम कर दो, दूर दूर तक फैला, इसे थोड़ा पास ले आओ, कम कर दो जगह को और इन्हें दोबारा से बसाओ और इन्हें मजबूत बनाओ और असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दो। सेना का काम सेना करेगी और सेनापति ड्यूसिस को अधिक स्वायत्त बना दिया। सेनापति ड्यूसिस मतलब सेनापति, सेना को ड्यूसस कहा जाता था। अब याद रखना, उन्होंने, किन्होंने, सम्राट डायकोलिशियन ने सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया। इससे पहले कौन सा सिक्का था? आपको मैंने बताया दिनारियस, 4.5 ग्राम का चांदी का विशुद्ध था। विशुद्ध मतलब उसमें कुछ मिलावट थी। लेकिन यहाँ पर सॉलिडस ने अपने राज्य में सोने के सिक्के चलाए 4.5 ग्राम के, और वो सिक्के शुद्ध थे। क्या थे? शुद्ध थे। अब दोस्तों यहाँ पर समझ में आ गया इन्होंने क्या किया, इन्होंने रोम साम्राज्य को छोटा कर दिया थोड़ा, ये नहीं कि पूरा एक ही जगह कम कर दिया, थोड़ा थोड़ा कम कर दिया। अब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन नवाचार थे, नए बंदे थे और दूसरी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, उन्होंने नई बनाई जो आज तुर्क इस्तांबुल में। ठीक है, तो उन्होंने एक नई राजधानी बना दी और मुद्रा के स्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तीव्रता आई। अब देखो दोस्तों, मुद्रा, पैसे चलने लग गए, पैसे चलने की वजह से समाज में डेवलपमेंट हुआ। समाज में डेवलपमेंट हुआ तो समाज रूप से मजबूत होने लगा। तेल की मिलें, शीशे के कारखाने, पेज के पेचे, पानी की मिलें नहीं, पन की मिल और नई प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। तो देखो दोस्तों, जैसे ये कॉन्स्टेंटाइन आए तो डेवलपमेंट बहुत बढ़ गया। पैसा, क्योंकि इन्होंने सिक्का चलाया था उसका प्रभाव अब दिखाई दे रहा था, लोग बढ़ गए और कारखाने बढ़ गए, काम बढ़ गया। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है एकाश्म विविधता की कमी, आंतरिक एकरूपता। एकाश्म का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, जैसे भारत में विविधता है, हमारे देश में अलग धर्म, अलग जाति, अलग भाषा, अलग पंथ के लोग हैं, तब भी एक है। एकाश्म इसका उल्टा है। जैसे विविधता हमारे भारत में है, मतलब अलग अलग धर्म के लोग हैं, उसी से एक धर्म। तो देखो दोस्तों, रोम में क्या था? एकाश्म था। सभी लोगों में एक चीज़ थी कि वो लोग ना सभी भगवान को मानते। उनके में ये नहीं था कि कोई अलग अलग धर्म, सब थे तो अलग अलग, लेकिन मतलब थे तो एक ही, सभी को मानते थे, लेकिन किसी का एक धर्म नहीं था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि प्रौद्योगिकी के कारण जैसे परिवर्तन के फलस्वरूप शहरी संपदा समृद्धि अत्यधिक वृद्धि हुई, स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित हुए। चलो दोस्तों, पहले मैं आपको ये वाली चीज़ बता देता हूँ, आगे भी आएगी एकाश्म विविधता वाली, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। वैसे आगे आएगी एकाश्म विविधता, मतलब अब यहाँ पे धर्म जो नहीं था वो धर्म आने लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म जो है, जो क्रिश्चियनिटी है, जो राजा कॉन्स्टेंटाइन लेके आएगा। प्रौद्योगिकी के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण शहरी संपदा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ था, डायकोलिशियस गया यहाँ पर और उसने यहाँ पर क्या कर दिया था, पैसा चला देता। अब लोग यहाँ पे आए, लोग आए तो टेक्नोलॉजी बढ़ी तो व्यापार बढ़ा तो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पे बताए स्थापत्य कला, यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बनी। आप देखोगे, आपकी बुक में होगा, एक इमेज दिखाई होगी, भोग विलास, यहाँ पे लोग भोग विलास करने लगे, कुलीन, पैसा लोग वहाँ लग गया। पेपारस के पत्तों पर लिखे हुए दो चीज़ों से पता चलता है। अभी याद है ना, पूर्ववर्ती की बात कर रहे हैं, परावर्ती गया, अब एक नया टाइम है रोम की हिस्ट्री में। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एक पत्ते से पता चलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले के रोम से आज का रोम खुशहाल है। तो यहाँ पर दोस्तों पता चल गया जस्टिनियन के शासनकाल में। अब यहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन चला गया और जस्टिनियन आ गया, उसके काल में पता चलता है कि मिस्र, केवल मिस्र जो एक है, मिस्र कौन दोस्तों, अभी भी रोम एम्पायर का एक जगह है, मतलब कि रोमन एम्पायर का हिस्सा है, रोम साम्राज्य का हिस्सा है। उसने 25 लाख सॉलिडस्कर के रूप में दिए। पहले चांदी के सिक्के थे दिनारियस, और ये 25 लाख दिए, तो मतलब सोने की तो अलग ही वैल्यू, वो विशुद्ध था, ये शुद्ध है। 5वीं और 6वीं शताब्दी में पश्चिम एशिया के बड़े बड़े इलाके धनी रूप से बसे थे। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पर क्या हुआ, इसी टाइम में एशिया के इलाकों में बढ़ावटी आ गई, यहाँ पर लोग बसने लग गए, और इसी वजह से बसने की वजह से यहाँ पर ससानी वंश आया और इन्होंने ही कहीं ना कहीं जो रोमन साम्राज्य था उसको तबाह कर दिया। सांस्कृतिक परिवर्तनों में धार्मिक संस्कृति का प्रमुख स्थान यूनान था। रोमवासियों के नाम पर धार्मिक संस्कृति बहुत देववादी थी। यह लोग, देखो दोस्तों, अब संस्कृति क्या थी, पिछले वाले में आपने क्या पढ़ा था कि एकल परिवार था, ये था। अब परावर्ती काल में क्या हो गया कि सभी लोग ना, यूनान और रोम के लोग यूनानी चीज़ों में विश्वास रखते थे। यूनान में क्या था कि सभी देवों को मानो, सभी भगवान को मानो, सभी तरीके, जिस तरीके से भगवान मिले उस तरीके को मानो, और इस तरीके से रखते थे। लेकिन
जैसे यहाँ बताया गया कि इतालवी देवो मतलब इटली के जो देव मतलब अभी भी वहाँ के जो उनके देवी देवता थे उनको मानते थे, पूर्व देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। साम्राज्य भर में हजारों मंदिर मठ, क्योंकि मंदिरों में पूजा होती है, मठों में मंदिर में पूजा होती है, इन सभी का वहाँ पर देवालय बन गए। और यहूदी धर्म एकाश्म नहीं था, मतलब यहूदी धर्म सबका था, सबका धर्म क्या था, यहूदी, लेकिन वो एकाश्म नहीं था। सब एक यहूदी को नहीं मानते थे, सब अलग अलग मतलब भगवान है, कोई मठ को मानता है, कोई किसी का तरीका पूजा करने का अलग है, किसी का अलग है। लेकिन याद रखना, अब यहाँ पर ईसाईकरण हो गया, ईसाई धर्म प्रचारक आए, उन्होंने बहुदेववादी जो जिस तरीके से मानते थे उन्हें मना कर दिया। ठीक है दोस्तों, उन्होंने कहा बहुदेववादी मत, रीति रिवाजों का विरोध किया। बिशप ने ईसाई धर्म को कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया। बिशप मैंने आपको बताया जो राजा कॉन्स्टेंटाइन थे, उन्होंने कहा कि भाई किसी भगवान को नहीं मानना, सॉरी भगवान को मानने मतलब किसी और धर्म को अलग तरीक़ों से नहीं मानना, सिर्फ और सिर्फ आप क्रिश्चियनिटी को मानिए। रोम साम्राज्य, अब यहाँ तक दोस्तों को समझ में आ गया बिल्कुल कि क्या था। कॉन्स्टेंटाइन के बाद, कॉन्स्टेंटाइन से पहले डाइकोलिशियस, उन्होंने छोटा किया साम्राज्य को। याद रखना दोस्तों एक ही चीज़, ठीक है, फिर से मैं आपको बताता हूँ। ये पूर्ववर्ती काल है, नया काल है, 4वीं से 7वीं शताब्दी काल है। डाइकोलिशियस ने सिक्के बदले, सिक्के से कॉन्स्टेंटाइन को फ़ायदा हुआ। कॉन्स्टेंटाइन को जब फ़ायदा हुआ तो उसके बाद इसमें कमाई में फ़ायदा हुआ, कमाई फ़ायदा तो रोम अपने आप बहुत ज़्यादा विकसित होने लग गया। और यहाँ पर इसी टाइम में विकसित होने के कारण एशिया की तरफ काफ़ी लोग आकर बसे। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं बसे हुए लोगों में से फिर बाद में रोम को दिक्कत भी होती है। और 4वीं और 5वीं शताब्दी में ईसाईकरण हुआ, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई अब पुराने वाले यहूदी धर्म को मानने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें सभी को आप मानते हो। अब रोम साम्राज्य का दोस्तों पूर्वी भाग में अधिक फैली आबादी थी। अब देखो दोस्तों, यहाँ से बात हो रही है अब ख़त्म होने की कि भाई रोम साम्राज्य ख़त्म कहाँ हुआ। तो देखो दोस्तों, अब समय आ गया है रोम साम्राज्य का पूर्वी भाग में अधिक फैले, जहाँ 6वीं सदी के मुख्य तक बढ़ती रही। पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में सब कुछ सही चल रहा था 400 से 540 में वहाँ एक बीमारी आई, प्लेग, लेकिन उससे बहुत नुकसान हुआ, लेकिन तब भी ठीक था। पश्चिम भाग विखंडित हो गया, क्योंकि वहाँ पे गौथ, वेडल, लोबार्ड वहाँ की जातियाँ आई और उन्होंने रोम को तोड़ना चालू कर दिया। और 711 से 720 के बीच वहाँ पे विजिगोथ्स ने, 511 से 687 में फ्रैंको ने, और 568 से 776 में लोम्बार्ड ने, इन सब ने ही क्या किया। देखो दोस्तों, मैं आपको मार्क कर देता, गौथ, वेंडल, लोबार्ड, विजिगोथ्स, ठीक है दोस्तों, फ्रैंको, लोम्बार्ड, इटली, इन सभी को किसने नष्ट किया, मतलब ये सभी रोम एम्पायर के हिस्सा थे, रोमन साम्राज्य का हिस्सा थे, पश्चिमी भाग के, इन सबको नष्ट कर दिया गया। और पूर्व में सब कुछ सही चल रहा था, राजा जस्टिनियन फ्रीक और ऑस्ट्रिया तक, ठीक है, मतलब कि पूर्व में सब कुछ राजा रोम एम्पायर चल रहा है जस्टिनियन के अंदर। फिर धीरे धीरे वहाँ पर ईरान लोग आए, ईरानियों ने युद्ध किया और फिर कहीं ना कहीं पूरा रोमन एम्पायर गिरा दिया, रोमन साम्राज्य गिरा दिया। उसके बाद 900 में कुछ ही इलाके, रोम के जो पुराने इलाके थे, उन्होंने कहा हम दोबारा रोम बनाएंगे, और उन्होंने पवित्र रोम बनाया, 13वीं शताब्दी तक चला। फिर उसके बाद रोम साम्राज्य पूरा खत्म हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा चैप्टर एंड हो गया। बहुत 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 मुश्किल है नामों से लेके हर एक चीज़ का, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। तब भी आप एक कमेंट में सारे लोग आके जो भी चाहते हैं कि इसमें कोई डाउट हो या कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, नहीं हो तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कीजिए, 10-15 लोग, 20 लोग, 25 लोग कमेंट करिए मुझे, फिर मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा, फिर उसमें आकर हम डिस्कस कर सकते हैं इस चैप्टर को। मैंने अपनी हार्डवर्क और उससे बहुत कोशिश की आपको बताने की, तब भी मैं कहीं चूक गया हूँ तो उसके लिए बहुत 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 माफ़ी। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, कोरोना का टाइम है, अच्छे से पढ़े और ये चीज़ें मजबूत रखें, क्योंकि इतिहास पढ़ने का मज़ा इसी में है। मैं एक बार सोच रहा हूँ आपको छोटी सी कहानी इसके रूप में फिर से बता दूँ। देखो दोस्तों, बहुत आसान कहानी है, आसान नहीं, बहुत मुश्किल कहानी है, लेकिन बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई 3 महाद्वीप में फैले हुए साम्राज्य के मेसोपोटामिया ख़त्म होता है, शहरीकरण की वजह से आसपास का इलाका डेवलप होता है, आसपास का इलाका डेवलप होता है तो यूनान को बहुत फ़ायदा होता है, यूनान को फ़ायदा होता है तो वहाँ से कौन निकल कर आता है, वहाँ से निकल के आता है सिकंदर, सिकंदर कई महाद्वीपों में अपना राज्य बसाता है, बढ़ाता है। फिर उसी के एक राज्य रोम में से, जो रोम है एक इलाका जो इटली के पास का है, उसमें से रोम में से निकलती है वो जगह, और रोम के निकलने की वजह से वहाँ पर वो डेवलप होता है। इस इधर से अब हम इसको 2 खंडों में पढ़ते हैं, पूर्ववर्ती, परावर्ती। पूर्ववर्ती काल में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर पहला राजा आता है ऑगस्टस, और ऑगस्टस के तहत किस तरीके से वहाँ पर नाइट वर्ग ये सब चीज़ें आती हैं, सॉरी नाइट वर्ग कह रहा हूँ, वहाँ पर
कुलीन वर्ग आता है जिसे हम कहते हैं सेनेट कहते हैं, वहाँ पर सेना होती है, किस तरीके से फिर शासन चलता रहता है, किस तरीके से फिर आगे आने वाले बंदे उसे और डेवलप करते हैं। फिर डेवलप करते करते हम वहाँ के परिवार को पढ़ते हैं, फिर हम वहाँ के दास को पढ़ते हैं, वहाँ के श्रमिकों को पढ़ते हैं, वहाँ की आर्थिक स्थिति की पैसा कहाँ से आता है इसको पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि प्रवृत्ति काल में हम देखते हैं कि भाई पहले साम्राज्य को छोटा कर दिया जाता है, फिर छोटा करने के बाद उसे पूर्वी पश्चिम भाग में बांट दिया जाता है। पूर्वी पश्चिम भाग में बांटने के बाद पूर्वी भाग उसका पूरा तरह नष्ट हो जाता है, पूर्वी भाग सही रहता है, पश्चिमी भाग नष्ट हो जाता है, और पूर्वी भाग को भी ईरानी बाद में उसे नष्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यही बड़ी सिंपल सी कहानी है। उसके बाद ध्यान रखें, अच्छे से रहे। जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों प्लीज़ 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 कमेंट करना ना भूलेगा। और एक बार अगर ये आपको सारे नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, उससे आपको मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन हो, कोई एग्ज़ाम में आपको कुछ भी हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा हेल्पफुल आगे रहूँगा। और कोई भी ऐसे सुधार की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे प्लीज़ बताएं। ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।